थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो दिया गया था कल, एक वो देखो। उसमें ऐसे करके ना एक जार बनाया होगा, मतलब अगर फिगर देखेंगे तो ऐसे करके एक जार बनाया गया है। एंड उस जार में ऊपर एक ट्यूब लगाई गई है, मतलब ऐसे करके ऊपर एक ट्यूब ट्यूब फिट करी गई है। फिगर अगर देखोगे तो कल थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो कल का है उसको देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में ऐसे करके एक सिलेंड्रिकल जार बनाया गया है, उसके अंदर एक वर्टिकल ट्यूब है और उस ट्यूब के अंदर एक बॉल फिट करी गई है। मतलब इस ट्यूब के अंदर एक एम मास की बॉल रखी गई है। अब जो क्वेश्चन है वो ये था कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये जो जार है इसका वॉल्यूम भी दिया गया है। वॉल्यूम ऑफ दिस जार इज कैपिटल वी। इसके अंदर ग्लास का ट्यूब है, ग्लास के ट्यूब, उसके अंदर एक बॉल है। मास ऑफ द बॉल क्वेश्चन में गिवन है और इनिशियली ये बॉल इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। मतलब ये एक एम मास की बॉल है। क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से इनिशियली ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है। उसके बाद कहा गया है कि उसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया, इस बॉल को स्लाइटली डिस्प्लेस करा गया है एंड इसके बाद ये ऑसिलेट कर रहा है यहाँ पर। तो उसका टाइम पीरियड निकालना है हमें। तो देखिए, जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि ये जो जार है इसका एक वॉल्यूम वी है, कैपिटल वी इस जार का एक वॉल्यूम। मेटेलिक बॉल का मास है, एक ट्यूब के अंदर रखा गया है। बॉल को स्लाइटली डिस्प्लेस करने पर और इसको रिलीज करने पर जब ये ऑसिलेशंस कर रहा होगा तो उन ऑसिलेशंस का क्या टाइम पीरियड बनेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। और साथ में ये कहा गया कि ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो एडियाबैटिक कंडीशंस में हो रहे हैं। ऑल चेंजेस आर एडियाबैटिक। तो देखिए, सबसे पहले जो कहा है ना कि ये बॉल इनिशियली इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब बिगिनिंग में ये इक्विलिब्रियम है, तो पहले हम कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं। एट इक्विलिब्रियम, जिस समय ये बॉल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी उस समय की बात करें अगर, तो एट इक्विलिब्रियम इस बॉल पर जो फोर्सेस लग रहे होंगे इक्विलिब्रियम के टाइम पर, अगर हम बात करें इस पे क्या क्या फोर्सेस आ रहे होंगे, तो इसमें टॉप साइड से, जहां पर ये ओपन ट्यूब है, ओपन ट्यूब, इधर वाली साइड से एटमॉस्फेयर की प्रेशर आ रही होगी। मतलब इस बॉल के ऊपर एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा होगा। उसके अलावा अंदर जो गैस फिल करी गई है जार में, जो गैस है, इस गैस की वजह से भी प्रेशर ऊपर की साइड लग रहा होगा। गैस वाली साइड से प्रेशर पी ऊपर की तरफ। और उसके अलावा इसका जो mg, इसका जो वेट mg है उसकी वजह से भी एक प्रेशर क्रिएट होगा। दैट इज mg डिवाइडेड बाय जितना यहाँ पर एरिया होगा, जो ट्यूब का एरिया होगा, mg अपॉन एरिया। बेसिकली मैं प्रेशर बैलेंस कर रहा हूँ। मतलब mg को प्रेशर में कन्वर्ट कर लीजिए कि फोर्स अपॉन एरिया, तो mg बाई एरिया ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो प्रेशर आएगा, बाकी गैस की वजह से जो प्रेशर आएगा, एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर लग रहा है, ये सब बैलेंस होंगे। ये सब बैलेंस होंगे तो इनके इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बना सकते हैं। तो इनके इक्विलिब्रियम की इक्वेशन के हिसाब से कैपिटल P विल बी इक्वल टू पी नॉट प्लस mg डिवाइडेड बाई ए, ये बन जाएगा। कंडीशंस फॉर द इक्विलिब्रियम विल बी P इक्वल टू पी नॉट प्लस mg डिवाइडेड बाई ए। नाउ नाउ जब इस बॉल को स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हैं, मतलब इसको कुछ नेग्लेजिबल अमाउंट से नीचे ला रहे हैं, तो डेफिनेट से बात है कि जब इस बॉल को नीचे लाएंगे तो गैस में कुछ कंप्रेशन क्रिएट होगा। क्वेश्चन में उस कंप्रेशन को एडियाबैटिक कहा गया है। तो अगर हम ये मान लें, अगर ये मान लें कि ये जो बॉल है इसको वाई डिस्टेंस से नीचे ला रहे हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट से इसको वाई डिस्टेंस मान लेते हैं नीचे लाए, वाई डिस्टेंस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। तो क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस में चल रहे हैं, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जब चल रहे होंगे तो बॉल को वाई डिस्टेंस नीचे लाने से कंप्रेशन की वजह से जो प्रेशर में चेंज आएगा
उसको एक हम डिफरेंशियल अमाउंट का मान सकते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो इसका इनिशियल प्रेशर होगा, गैस का इनिशियल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम टू द पावर गामा इक्वल टू वाई डिस्टेंस नीचे जाने के बाद गैस का जो नया प्रेशर होगा उसको P प्लस डेल्टा P मान लेते हैं, एंड जो वॉल्यूम लिखेंगे वो कैपिटल V, और अगर ये वाई डिस्टेंस से नीचे आ रहा है मान लीजिए, तो एरिया इंटू वाई, इतना वॉल्यूम रिड्यूस कर जाएगा इसका। अगर ये बॉल ए इंटू वाई मतलब वाई डिस्टेंस नीचे आएगी, तो एरिया ऑफ ट्यूब मल्टीप्लाइड बाय दिस वाई, इतना वॉल्यूम रिड्यूस कर देंगे यहाँ पर, एंड पावर गामा। नाउ स्लाइट मतलब कि यहाँ पर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, तो राइट हैंड साइड पर, जो राइट हैंड साइड है वहां पर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, तो कैपिटल P प्लस डेल्टा P यूजिंग द बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अगर यहाँ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे देन V टू दी पावर गामा विल बी कॉमन, एंड 1 माइनस गामा A वाई अपॉन V बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के बाद। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, इसको अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो PV टू दी पावर गामा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, इसमें से भी हम कैपिटल P अगर कॉमन ले लें, कैपिटल P कॉमन, तो कैपिटल P और V टू दी पावर गामा, देन ये बचेगा 1 प्लस डेल्टा P अपॉन P, एंड देन ये बचेगा 1 माइनस गामा A वाई अपॉन कैपिटल V। मतलब इसके आगे मैथमेटिक्स थोड़ी लगानी पड़ेगी आपको, एंड इसको सिंप्लीफाई करके बेसिकली टारगेट है कि डेल्टा P निकालना है। टारगेट इसमें ये होगा कि हम इसमें से डेल्टा P की वैल्यू निकालेंगे, मतलब हम ये फाइंड आउट करने चाहते हैं कि इसके डिस्प्लेसमेंट से प्रेशर में जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है। पीवी टू दी पावर गामा और पीवी टू दी पावर गामा को कैंसिल करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें भी एक अप्रोक्सीमेशन लगाना होगा, मल्टीप्लाई करने में भी एक अप्रोक्सीमेशन लगाओगे। पीवी टू दी पावर गामा, पीवी टू दी पावर गामा कैंसिल आउट, एंड देन कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस इज 1 इक्वल टू, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 प्लस डेल्टा P बाई P माइनस गामा A वाई अपॉन कैपिटल V माइनस गामा डेल्टा P बाई P A इंटू वाई अपॉन कैपिटल V, कुछ ऐसा करके टर्म आएगा। और एक और अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, पहले तो हमने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाया, दूसरा अप्रोक्सीमेशन ये लगाएंगे कि स्लाइट डिस्प्लेसमेंट की वजह से प्रेशर में चेंज भी काफी छोटा ही आएगा, मतलब ये जो y है ये काफी स्मॉल वैल्यू है, तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर में जो चेंज आ रहा है ये भी एक नेग्लिजिबल वैल्यू आएगी। सो डेल्टा P इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, y इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ टू वेरी स्मॉल वैल्यूज, इनको नेग्लेक्ट करा जाएगा, मतलब ये पूरा टर्म हम इग्नोर करेंगे बिकॉज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यूज, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यूज, तो इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद जो आपका आंसर बनेगा वो ये हो जाएगा, अगर इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं 1 एंड 1 कैंसल, सो चेंज इन प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी, चेंज इन प्रेशर विल बी गामा ए कैपिटल P अपॉन V इंटू वाई, चेंज इन प्रेशर इज गामा ए P अपॉन V इंटू वाई। हालांकि ये चीज हम दूसरे तरीके से भी ला सकते थे, डिफरेंशिएशन मेथड से भी ला सकते थे, डेल्टा P बराबर गामा ए P बाई V इंटू वाई। नाउ जो प्रेशर में चेंज आएगा, प्रेशर में जो चेंज आएगा दैट मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ ट्यूब, प्रेशर में चेंज मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया ऑफ ट्यूब, इस बॉल पर लगने वाला फोर्स हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली इक्विलिब्रियम था, इनिशियली इक्विलिब्रियम आने का मतलब गैस का प्रेशर जो आ रहा है, प्रेशर ऑफ द गैस, वो एटमॉस्फेयर और mg वाली प्रेशर को बैलेंस कर रहा है। नोटिस करिएगा जो चेंज आ रहा है वो गैस के प्रेशर में आ रहा है, मतलब इस P में चेंज आ रहा है, mg अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, P नॉट कॉन्स्टेंट है, तो इस बॉल के नीचे आने की वजह से जो गैस का प्रेशर P है ये इंक्रीज कर रहा है यहाँ पर, और इसमें जितना इंक्रीमेंट हो रहा होगा
प्रेशर में जितना इंक्रीमेंट होगा वही अनबैलेंस प्रेशर भी होगा, क्योंकि पहले से जो प्रेशर था वो इन दोनों को बैलेंस कर रहा था। तो इस पी में जो कुछ भी चेंज आ रहा है वही एक तरीके से एक्स्ट्रा प्रेशर मान सकते हैं, और एक्स्ट्रा प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया कर दें अगर, एक्स्ट्रा प्रेशर इनटू एरिया, तो ये हमारा एक अनबैलेंस फोर्स आ जाएगा, अनबैलेंस फोर्स। और ये एसएचएम जैसा ही है, हालांकि माइनस आपको नहीं दिख रहा, माइनस इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हम ऑलरेडी ये कंसिडर कर चुके हैं, ऑलरेडी ये मान चुके हैं कि प्रेशर इंक्रीज हुआ है, हमने P प्लस डेल्टा P लिया था। दैट मीन्स हम ऑलरेडी ये दिखा रहे हैं कि प्रेशर, गैस का प्रेशर बढ़ रहा है, तो डेफिनेट सी बात है जब गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगी, जबकि हमने डिस्प्लेसमेंट y को नीचे लिया हुआ है। तो अगर हम y डिस्प्लेसमेंट नीचे कर रहे हैं एंड फोर्स का डायरेक्शन उसके अगेंस्ट में जा रहा है, तो ये एसएचएम की ही कंडीशन है। ये चीज हम एज अ कांस्टेंट के मान सकते हैं, दिस इज एज अ कांस्टेंट के, स्प्रिंग कांस्टेंट की टाइप से। एंड देन टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट m डिवाइडेड बाई k। अब इस क्वेश्चन को कराने का पर्पस जो है, ये इसका आंसर आएगा। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना है, इसमें जो p है वो क्या रखोगे आप। इस क्वेश्चन में जो कैपिटल P लिखा गया है, मतलब टाइम पीरियड के फॉर्मूले में जो हमने कैपिटल P की वैल्यू, कैपिटल P लिखा हुआ है, उस कैपिटल P की वैल्यू पी नॉट प्लस एम जी बाई, ये वाला P नॉट प्लस एम जी बाई, इसको ध्यान देना है। ये तो हो गया टाइम पीरियड। कराने का पर्पज इसका, इस क्वेश्चन को ये है, ये जो कराया गया है इसका पर्पज है कुछ, पर्पज ये है कि जो फोर्स आप निकाल रहे हो, अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जब, पर्पज समझिएगा, ये जो गैस है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को हमने इक्विलिब्रियम पे रखा हुआ है। अगर मैं इस पूरी सिचुएशन को कंपेयर करूं मैकेनिक्स के साथ, इस एंटायर सिचुएशन का मैकेनिक्स में अगर एनालॉग दिखाई जाए तो कुछ ऐसा एनालॉग बनेगा। अगर इस पूरी सिचुएशन को मैं मैकेनिक्स में कन्वर्ट करके देखूं तो मैं ये बोलता हूं कि जो गैस होती है, अगर किसी भी गैस के ऊपर, अगर कोई गैस के ऊपर कोई मास रखा है, कोई भी गैस है उसके ऊपर कोई मास रखा है, वो चाहे बॉल के फॉर्म में रखा हो चाहे पिस्टन के फॉर्म में रखा हो, किसी भी फॉर्म में अगर मास है अबव द गैस, गैस के ऊपर, तो ये गैस एज स्प्रिंग काम करेगी। दिस गैस विल ऑलवेज बिहेव लाइक अ स्प्रिंग। मतलब अगर हम किसी मास को, कोई भी मास है और उसको सपोर्ट पे रख रहे हैं, मतलब नीचे गैस है और गैस के ऊपर मास है, तो गैस विल ऑलवेज एक्ट लाइक अ स्प्रिंग, एंड ये उस स्प्रिंग के कांस्टेंट की वैल्यू है। गैस एज अ स्प्रिंग जिसका कांस्टेंट गामा ए स्क्वायर पी अपॉन वी। तो इसका मैकेनिक्स एनालॉग इस तरीके से हुआ कि एक स्प्रिंग है, वर्टिकल स्प्रिंग, गैस एज वर्टिकल स्प्रिंग, और उसके ऊपर एक एम मास का ऑब्जेक्ट है और वो इनिशियली इक्विलिब्रियम पर है। मतलब इसको मैकेनिकल एनालॉग देखेंगे तो गैस विल बी लाइक अ स्प्रिंग हैविंग अ कांस्टेंट ऑफ गामा ए स्क्वायर पी बाई वी। मतलब इतने कांस्टेंट की स्प्रिंग, इसको मान करके जिसके ऊपर एक मास एम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में था, उस मास को जब हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो स्प्रिंग और ब्लॉक की प्रॉपर्टी है कि ये एक ऑसिलेटरी मोशन करेंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। बात ये थी कि जो इस क्वेश्चन को कराने का पर्पस क्या है कि एक तो हमको ये चीज दिमाग में रखनी है कि जो गैस है अगर वो वर्टिकल कंटेनर में है तो विल बिहेव लाइक स्प्रिंग, विल बिहेव लाइक स्प्रिंग। दूसरा पॉइंट ये आता है कि व्हेन इट बिहेव लाइक स्प्रिंग देन व्हाट इज द कांस्टेंट। इफ अ गैस बिहेव लाइक स्प्रिंग व्हाट इज द कांस्टेंट ऑफ दैट स्प्रिंग। फिलहाल आंसर मेरा ये आ रहा गामा इंटू ए स्क्वायर पी बाई वी। बट जो जिस प्रोसेस से ये आंसर आया है वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पर ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस, ये जो चेंज हुआ था एडियाबैटिक हुआ था, दैट्स वाई हमारा ये कांस्टेंट आ रहा है। तो अब मैं अपनी स्टेटमेंट दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ गैस इन a vertical container is like a spring, always a gas is like a spring. Second,
कांस्टेंट फॉर दैट गैस, स्प्रिंग कांस्टेंट वो डिपेंड करेगा काइंड ऑफ प्रोसेस क्या फॉलो कर रहे हो आप यहाँ। एडियाबैटिक प्रोसेस है तो ये वाला कांस्टेंट आ रहा, अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता तो फिर यहाँ पर कुछ और वैल्यू आ रही होती, अगर यहाँ पर कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होती तो कोई और वैल्यू बन रही होती। स्प्रिंग कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस अलग अलग आंसर्स आएंगे, क्योंकि जब इसको हमने डिराइव किया तो हमने पीवी टू दी पावर गामा कांस्टेंट लिया है। अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता तो पीवी टू दी पावर गामा हम कांस्टेंट नहीं ले रहे होते, हम सिंपली पी इंटू वी को कांस्टेंट कर रहे होते। अगर ये आइसोथर्मल तरीके से हुआ होता तो ये गामा आंसर में नहीं आता, हमारे ये चीज आंसर में नहीं आती। और इसको हम डायरेक्टली कैसे ला सकते हैं, अगर हमने चैप्टर इलास्टिसिटी को ढंग से पढ़ा हो, अगर हमने चैप्टर इलास्टिसिटी को ढंग से पढ़ा हो तो वहां पर एक आर्टिकल हुआ करता है, बल्क मॉडुलस ऑफ गैसेस। एक गैस के बल्क मॉडुलस की वैल्यू बताई गई है, और ये कहा जाता है कि जो बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस होता है दैट इज कैपिटल पी, मतलब इक्वल टू प्रेशर होता है अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है देन बल्क मॉडुलस इज बी, और अगर नॉन आइसोथर्मल यानी कि एडियाबैटिक या फिर पॉलीट्रॉपिक, अगर ऐसी कोई प्रोसेस है मतलब कि पी वी टू दी पावर एक्स एज अ कांस्टेंट वैल्यू, पीवी टू दी पावर एक्स कांस्टेंट, अगर इस टाइप की कोई प्रोसेस है, इसी में एक्स को गामा कर देंगे तो वो एडियाबैटिक हो जाएगा। इस टाइप के लिए कहा गया था कि जो बल्क मॉडुलस है दैट इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय पी। एक्चुअली ये हमें रिजल्ट अगर याद होता तो हमारा काम जल्दी हो जाता, कि किसी भी गैस के बल्क मॉडुलस की वैल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस में पी है और पीवी टू दी पावर एक्स अगर इक्वेशन है तो फिर ये इसका बल्क मॉडुलस है। ये इससे हम कांस्टेंट जल्दी निकाल सकते थे। कांस्टेंट हमारा गामा ए स्क्वायर पी बाई वी है, तो हम डायरेक्टली कैसे निकालते हैं इसको, देखो अल्टीमेटली चेंज इन प्रेशर चाहिए आपको, चेंज इन प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करना है। तो बल्क मॉडुलस की अगर हम डेफिनेशन लगा देते, प्रोवाइडेड कि ये रिजल्ट याद रहे, अगर ये रिजल्ट मेरी मेमोरी में है तो, अदरवाइज सब्जेक्टिव प्रोसेस भी हो। बल्क मॉडुलस से डिफाइंड होता है माइनस ऑफ चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये डेफिनेशन ऑफ बल्क मॉडुलस। तो अगर बल्क मॉडुलस मेमोरी में है आपके तो डायरेक्टली आप चेंज इन प्रेशर निकाल सकते थे, सीधा सीधा हम डेल्टा पी की वैल्यू निकाल सकते थे। डेल्टा पी विल बी इक्वल टू, इसको इनके बराबर करके देख लीजिए, अगर पीवी टू दी पावर एक्स है तो फिर डेल्टा पी की वैल्यू माइनस टाइम्स डेल्टा वी अपॉन वी मल्टीप्लाइड बाय जो भी उसका बल्क मॉडुलस, जैसा भी बल्क मॉडुलस होगा वो प्रोसेस पे डिपेंडेंट है। और चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे जो एरिया होगा, चेंज इन वॉल्यूम इज द डिस्प्लेसमेंट इनटू द एरिया। तो डेल्टा वी की जगह पर, डेल्टा वी की जगह पर एरिया एंड डिस्प्लेसमेंट यानी कि वाई, और यही चेंज इन प्रेशर में अगर मैं एरिया और मल्टीप्लाई कर दूं, चेंज इन प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स निकालूं, तो रीस्टोरिंग फोर्स बराबर ये यहाँ पर एरिया का स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि कांस्टेंट आएगा, मतलब जब गैस एज स्प्रिंग काम कर रही है तो उसके कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो बी ए स्क्वायर अपॉन वी, बी ए स्क्वायर बाई वी, ये आप जनरलाइज कर सकते हो। किसी भी वर्टिकल कंटेनर में आइडियल गैस है तो उसके स्प्रिंग उसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ए स्क्वायर बी अपॉन वी। ना बी की वैल्यू, क्योंकि इन्होंने एडियाबैटिक कहा था तो बी की वैल्यू गामा इंटू पी लिख देंगे, जब यहाँ गामा इंटू पी कर देंगे तो डायरेक्टली स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये चीज हमको याद करनी है, ए स्क्वायर बी अपॉन वी इज इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। अब ए स्क्वायर बी बाई वी इज इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, ये हमको याद करना है। एंड बी इज इक्वल टू, आइसोथर्मल में पी और इसमें एक्स इंटू पी, इसमें जो पी है
वो इक्विलिब्रियम प्रेशर है। जो प्रेशर यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम के टाइम पर, मतलब कि पी नॉट प्लस एम जी बाई ए बल्क मॉडुलस की वैल्यू में जो प्रेशर आप चूज कर रहे हो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम पॉइंट के करस्पॉन्डिंग। अब इसी से रिलेटेड इसका सेकंड पार्ट है। जो सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन है वो देखिए। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन में क्या कहा इन्होंने। फर्स्ट पार्ट तो ये कॉमन क्वेश्चन था, नॉर्मली वैसे भी आता है। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में ये कह रहा है वो कि, और क्वेश्चन को समझने के लिए ये काम कर सकते हो आप कि इसका एनालॉग इसको इमेजिन कर सकते हो। अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो इसकी जगह पर इमेजिनेशन में आप ये भी देख सकते हो। सर तो अगर क्वेश्चन की सिस्टम अप्रोच क्लियर है। हॉरिजॉन्टल हो तो भी ये अनलॉक मान सकते हाँ, हॉरिजॉन्टल में भी, हॉरिजॉन्टल में भी हैं। ओके गैस को कंप्रेस और एक्सपेंड करने पर वो उसका बिहेवियर जो है वो स्प्रिंग जैसा ही है। बट क्वेश्चन ये है ना यार कि गैस को एज ए स्प्रिंग हम किन न्यूमेरिकल्स में मान लें। देखिए गैस स्प्रिंग के जैसा काम करता है, इसीलिए थर्मोडायनेमिक्स की मैक्सिमम प्रॉब्लम में स्प्रिंग भी लगा देते हैं कि अगर गैस एज ए स्प्रिंग काम करेगा तो स्प्रिंग भी एज ए गैस काम करेगी। वर्टिकल या हॉरिजेंटल दोनों में लगा सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है इसका वो देखिए। सेकंड वाले में क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा है कि ये जो बॉल है इसको इनिशियली आप अगर रीड कर चुके हो क्वेश्चन तो उसमें लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि इस बॉल को बिगिनिंग में ये बॉल ऐसी जगह रखी गई है, मतलब इसकी लोकेशन इस तरीके से दी गई है कि प्रेशर जो लग रहा है वो पी नॉट के बराबर ही लग रहा है। क्वेश्चन में मेंशन, बिगिनिंग में इस बॉल को इस तरीके से रखा गया है, मतलब इतनी हाइट पे रखा गया है कि जो गैस का प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के ही बराबर है। मतलब अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर पी नॉट है तो एज पर क्वेश्चन गैस का प्रेशर भी पी नॉट है बिगिनिंग में। ऑब्वियसली ये नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट हो गई, बिकॉज दोनों साइड से प्रेशर बराबर लगेगा, तो ग्रेविटी की फोर्स की वजह से जब इसको रेस्ट पे छोड़ेंगे तो ये नीचे जाएगा। और अब उन्होंने यही पूछा है, उस क्वेश्चन में यही पूछा है कि ये बॉल एल डिस्टेंस नीचे जा करके एंड फिर वापस आ जाती है ऊपर। जब इसको स्टार्ट करते हैं, छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, तो ये एल डिस्टेंस नीचे गया एंड देन इट स्टार्ट्स कमिंग बैक। पहले एल डिस्टेंस जाएगा फिर वापस आएगा, तो वो एल डिस्टेंस कितनी होगी। इस बॉल को रेस्ट पे छोड़ने पर ये कितना डिस्टेंस नीचे जाएगा एंड वापस ऊपर आ जाएगा, ये क्वेश्चन है। कभी कभी थर्मोडायनेमिक्स से हमको एक क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होता कि मतलब क्या करें इसमें, हो सकता है कि अप्रोच ना क्लियर हो हमारी। अगर आप इसको स्प्रिंग के एनालॉग पर देखें तो शायद कुछ अप्रोच क्लियर हो। अगर मैं इसको इसी तरीके से देखूं कि ये जो गैस है ये तो एक स्प्रिंग है, यानी स्प्रिंग के ऊपर हमने मास रखा है, तो अगर मैं मैकेनिक्स के स्टैंड पॉइंट से देखूं इसको कि एम मास की बॉडी है, उसको एक स्प्रिंग पर रखा गया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से दोनों साइड प्रेशर बराबर है, मतलब इधर और इधर प्रेशर बराबर है, यानी एमजी का फोर्स अनबैलेंस है, एमजी का फोर्स अनबैलेंस है। तो इसको मैं ऐसे मान सकता हूं कि ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है, ये अपने नेचुरल लेंथ पर है, एंड दैट्स व्हाई नेट फोर्स एमजी का लगेगा। जैसे दोनों साइड बराबर प्रेशर आने की वजह से, इक्वल प्रेशर ऑन बोथ साइड की वजह से नेट फोर्स एमजी है, तो उसी का इक्विवेलेंट नेट फोर्स एमजी तब आएगी जब ये मान लिया जाए कि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है। अब अगर एक के कांस्टेंट की स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है और ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से, तो ये स्प्रिंग मैक्सिमम कितना कंप्रेस होगी वो निकाल सकते हैं। इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कितना कंप्रेशन होगा।
इस स्प्रिंग का एक मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा और वो फाइंड आउट किया जा सकता है व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। हालांकि मैक्सिमम कंप्रेशन निकालने में बार बार एक गलती हम कर जाते हैं कि मैक्सिमम कंप्रेशन निकालने के लिए हम फोर्स बैलेंस कर देते हैं, जबकि यहाँ पर करना ये है कि मैक्सिमम कंप्रेशन अगर आपको निकालना है सारी चीज तो आप फोर्स ना बैलेंस करें, एनर्जी एनर्जी मेथड से करें, क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन जब आएगा तो इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। तो हम मैकेनिकल एनर्जी वाला कंजर्वेशन लगाएंगे कि अगर ये एक्स डिस्टेंस नीचे गया है तो जितनी इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस करेगी, डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी एंड इक्वल टू जो स्प्रिंग की एनर्जी बन जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, एंड यहां से मैकेनिक्स में आंसर आ जाएगा इसका 2 mg/k। बट अगर यही चीज मैं इसमें करना चाहूं तो हो सकता है कि मेरे को स्टार्टिंग मेथड ही ना मिले कि हम करेंगे वो आप ये पूरी चीज दिमाग में तभी आ पाएगी जब मेरे माइंड में ये चीज हो कि गैस भी स्प्रिंग जैसा ही काम करता है। तो जब गैस भी स्प्रिंग जैसा ही काम करता है तो ये न्यूमेरिकल और ये न्यूमेरिकल एक जैसे ही है, यहां पर भी सेम आंसर आएगा L इक्वल टू 2 mg/k। बट अब क्वेश्चन है कि इसमें k क्या रखोगे आप, मेन प्रॉब्लम इज k की वैल्यू। तो गैस एज स्प्रिंग में k की वैल्यू, गैस एज स्प्रिंग में k की वैल्यू अभी डिराइव की गई थी, थोड़ी देर पहले बताया गया a² b/v a² b/v एंड b इज बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस प्रोसेस के अकॉर्डिंग होगा, हमारे न्यूमेरिकल में एडियाबैटिक है तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्योंकि ये एडियाबैटिक कहा हुआ है तो इसकी वैल्यू गामा मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर कर देंगे। एंड सो डायरेक्टली ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि ये कितना डिस्टेंस नीचे जाएगी बॉल एंड देन वापस ऊपर चली जाएगी। तो दोनों ही सर क्वेश्चन इसका कर सकते कौन हैं सा मतलब प्रेशर लेते हैं सर? ये भी इसमें इक्विलिब्रियम प्रेशर जो होगा। बल्क मॉडुलस में जो पी रखोगे वो हमेशा इक्विलिब्रियम का होगा। देखिए ये इसलिए कह रहा हूं, बल्क मॉडुलस में जो प्रेशर हम लेते हैं वो हमेशा इक्विलिब्रियम का लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन भी है। ऐसे तो अगर आप स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे ना तो स्प्रिंग के बारे में भी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ के साथ चेंज होता है। ऐसा बोलते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता है। इसमें वो न्यूमेरिकल्स होते थे कि जब एक स्प्रिंग को 2 हाफ पार्ट्स में कट कर देते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 2 के हो जाती, डबल हो जाती है। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं तो ये स्प्रिंग डिफॉर्म हो रही है तो लेंथ तो कम हो रही है इसकी, फिर भी हम ये मानते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट डज नॉट चेंज। ये हमारा एक न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन है, जबकि रियलिस्टिक कंडीशन ये होगी कि जब वो डिफॉर्म हो रही होगी तो स्प्रिंग का कांस्टेंट के भी बदल रहा होगा। बट क्योंकि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल हो जाएगा कि वो हम लोग के लेवल से ऊपर निकल जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये मान लेते हैं कि एलोंगेशन, कंप्रेशन और ऑसिलेशंस के टाइम पर स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज नहीं करेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी यही होगा, गैस कांस्टेंट वैसे तो चेंज, क्योंकि ये डिपेंड तो पी पे कर रहा है और पी लगातार चेंज हो रहा है। तो डाउट ये आता है कि हम कौन सा पी चूज करें फिर इसमें। तो उसका एक ही तरीका है कि आप हमेशा इक्विलिब्रियम पॉइंट का प्रेशर चूज करें। सो मैसेज जो इन दो एग्जांपल्स का है वो सिर्फ इतना है कि गैस एज ए स्प्रिंग है, कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज a² b/v। अब इसमें चाहे आप एसएचएम का न्यूमेरिकल करो, चाहे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, मैक्सिमम एलोंगेशन, या कुछ भी करिए। तो ये 2 क्वेश्चन थे और बाकी मैंने करी, बाकी कुछ क्वेश्चन जो बच गए हैं वो भी देख लेते हैं। वो है, अब जैसे 4th नंबर क्वेश्चन जो है वो इजी है। 4th नंबर क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि एक ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी मतलब नैरो से सिलिंड्रिकल ट्यूब,
उसके अंदर गैस का टेम्परेचर x का लीनियर फंक्शन, मतलब ऐसे करके कोई ट्यूब है, x बराबर 0, x बराबर n, क्वेश्चन में टेम्परेचर और x में कोई एक रिलेशन दे रखा है, मतलब टेम्परेचर x का फंक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन में फंक्शन लिखा हुआ है। उसके अलावा इसका वॉल्यूम कैपिटल V एंड प्रेशर P दे रखा है। वॉल्यूम गिवन है, प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर एक वेरिएबल क्वांटिटी, नंबर ऑफ मोल फाइंड करने को कहा गया कि कितने मोल है इसमें कितने मोल्स आएंगे। तो ये हम बड़े आराम से कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, अगर वेरिएबल टेम्परेचर है तो अगर यूनिफॉर्म टेम्परेचर होता तो फिर तो डायरेक्टली गैस इक्वेशन लगा देते, PV इक्वल टू nRT। बट टेम्परेचर वेरिएबल है तो आप क्या करेंगे, इसमें एक dx सेगमेंट चूज कर लेंगे, एक dx सेगमेंट चूज कर लेंगे और यहां पर गैस इक्वेशन लगा देते हैं, dx सेगमेंट के लिए गैस इक्वेशन। तो क्वेश्चन में खुद ही कहा गया है कि प्रेशर यूनिफॉर्म है, तो P dx सेगमेंट का वॉल्यूम, dx सेगमेंट का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम V है, तो dx सेगमेंट का वॉल्यूम V अपॉन L मल्टीप्लाइड बाय dx, यूनिटरी मेथड से। तो PV इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इन द dx पार्ट, उसको dn मान लेते हैं, dn इज नंबर ऑफ मोल इन dx लेंथ इनटू RT। यहाँ से टेम्परेचर का फंक्शन दिया गया है, dn मिल जाएगा, dn को इंटीग्रेट करके टोटल मोल्स निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसको हटाने हो गया, मतलब इसमें कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखेंगे। ये जो क्वेश्चन बीच में डाले गए हैं 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन डाले गए हैं ये कंप्लीट क्वेश्चंस नहीं है। ये जब आप जाओगे तो एडवांस के क्वेश्चंस का एक एक बीच की कोई लाइन होती है, ये सब मतलब ये कंप्लीट क्वेश्चंस के कुछ एक बीच के पार्ट्स हैं। 5th क्वेश्चन में जैसे इन्होंने कहा है कि 2 bulbs containing air, one of which has a volume 3 times the other, are connected by the capillary of a negligible volume and initially at the same temperature। मतलब इनका कहना है कि एक बल्ब यहाँ पर है और एक दूसरा बल्ब है, बल्ब 2। एज पर क्वेश्चन इसका वॉल्यूम V है, इसका वॉल्यूम 3V है एंड दे आर कनेक्टेड बाय अ ट्यूब। एज पर द क्वेश्चन ये ट्यूब से कनेक्टेड है और इनिशियली सेम टेम्परेचर पर है। क्वेश्चन के हिसाब से इधर इधर टेम्परेचर की वैल्यू एक ही है। नाउ कह रहे हैं कि टू व्हाट टेम्परेचर मस्ट द एयर इन द लार्जर बल्ब बी रेज्ड, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर को कितने अमाउंट से बढ़ा दे जिससे प्रेशर की वैल्यू डबल हो जाए। टेम्परेचर यहाँ पर कितना इंक्रीज करोगे जिससे प्रेशर की वैल्यू 2 टाइम्स हो जाए। ये क्वेश्चन है आपका, कितने अमाउंट से चेंज करें इसको। और साथ में देखिए क्या लिखा है इन्होंने, एक और बात लिखी है, क्या लिखा है इन्होंने कि नेग्लेक्ट हीट कंडक्शन थ्रू द एयर इन कैपिलरी, मतलब ये टेम्परेचर बराबर है, बाद में हम इधर इधर बड़े वाले बल्ब का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हीट की नॉर्मल टेंडेंसी हुई हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक फ्लो करने की। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे और अगर ये कोई कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट होता तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से बड़े वाले बल्ब से छोटे वाले बल्ब की तरफ ट्रांसफर ऑफ हीट होती, उसको ये मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी, नेग्लेक्ट हीट कंडक्शन थ्रू दिस ट्यूब, मतलब इधर टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसके बाद भी हीट ट्रांसफर नहीं कर पाओगे तरफ। ये इनका क्वेश्चन है।
तो सिंपल क्वेश्चन ये भी है, बस लैंग्वेज समझने वाली थी। टेम्परेचर T है, यहाँ पर भी T है, यहाँ पर वॉल्यूम 3V है, यहाँ पर वॉल्यूम V है। नाउ प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस, सिंपल सी चीज रही होगी मेरे ख्याल से। देखिए, क्योंकि ये ट्यूब से कनेक्टेड है तो प्रेशर तो बराबर ही होंगे, यहाँ पर और यहाँ पर प्रेशर इक्वल रहे होंगे। फर्क रहा होगा नंबर ऑफ मोल्स में, क्योंकि सेम प्रेशर सेम प्रेशर टेम्परेचर पर इधर वॉल्यूम V है, उतने ही प्रेशर टेम्परेचर पर यहाँ वॉल्यूम 3V है। इसका मतलब यहाँ के मोल्स ज्यादा है, यहाँ के मोल्स कम। तो वो नंबर ऑफ मोल आप निकाल सकते हो कि N1 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इन दिस N1 इक्वल टू P इंटू 3V अपॉन RT। नंबर ऑफ मोल इन द राइट साइड विल बी PV अपॉन RT। और उसके बाद टेम्परेचर आप लेफ्ट वाली साइड पर बढ़ा रहे हो, लेफ्ट साइड पर टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर इन द लेफ्ट साइड जब बढ़ाएंगे एंड प्रेशर उसमें कितना चेंज होगा, तो मान लेते हैं कि प्रेशर P डैश हो जाएगा। तो नया प्रेशर, द न्यू प्रेशर इंटू वॉल्यूम 3V अपॉन R इंटू द न्यू टेम्परेचर। न्यू प्रेशर इंटू 3V अपॉन R इंटू T न्यू, ये। और प्रेशर जब यहाँ चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी चेंज करेंगे, क्योंकि बल्ब से ट्यूब से कनेक्टेड है तो प्रेशर यूनिफॉर्म ही होगा। ट्यूब से कनेक्टेड है तो प्रेशर ऑन दिस साइड एंड दिस साइड मस्ट बी सेम वैल्यू। सो इधर वाली साइड पे जाएंगे तो ये P न्यू वॉल्यूम V अपॉन R। टेम्परेचर नहीं चेंज होगा यहाँ पर, हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, टेम्परेचर यहाँ पर जितना था उतना ही रखिए। सो दिस इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल के एंड देन कंजर्वेशन ऑफ मोल्स कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बताइए कुछ पूछना पाछना हो तो जल्दी से, क्योंकि आज वाली शीट भी डिस्कस करनी है। एंड P न्यू दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में P न्यू की वैल्यू दी हुई है, वो 2 टाइम्स ऑफ P है। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो नया वाला प्रेशर है वो पहले वाले का डबल है, P न्यू की जगह 2 टाइम्स ऑफ P रखना है। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में ये जो बल्ब वाले क्वेश्चन हैं इनमें बेसिकली लैंग्वेज के थ्रू पहचानना होता है कि कहाँ पर क्या बदल रहा है, कहाँ नहीं बदल रहा है। बेसिक गैस इक्वेशंस लगाओ। 6 नंबर क्वेश्चन में वर्टिकल सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ लेंथ ग्रेटर देन 76 सेंटीमीटर और टॉप एंड क्लोज बाय टाइटली फिटिंग फ्रिक्शनलेस पिस्टन। वर्टिकल सिलेंडर और इसके ऊपर एक पिस्टन। क्वेश्चन में कहा है कि इसकी जो लेंथ है वो 76 सेंटीमीटर से ज्यादा है। एयर इनसाइड द सिलेंडर इज एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। मतलब यहाँ पर जो एयर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर दी गई है। पिस्टन के बारे में कहा गया है कि मासलेस है वो। साथ में क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि इसमें जो टेम्परेचर वाला पार्ट है वो मेंटेन, टेम्परेचर के बारे में कहा कि ये कांस्टेंट। इसके बाद जो मेन क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि इस ऊपर से मरकरी डाल रहे हैं इसके, मतलब पिस्टन के ऊपर मरकरी पुट कर रहे हैं, और तो वो पूछ रहे हैं कि आप कितनी मरकरी डाल सकते हो। लेंथ ऑफ द एयर कॉलम, मतलब यहाँ पर जब आप मरकरी डालोगे
इधर मरकरी भरने पर इस साइड जब मरकरी फिल कर रहे होंगे तो एयर की कितनी ऐसी लेंथ होगी जिस पर ये मरकरी बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा, ये क्वेश्चन है आपका। अब अगर आप ध्यान क्वेश्चन बस लैंग्वेज पढ़िएगा, इसमें बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होते, ये कुछ ना कुछ गैस के लॉज लगाने होते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, या इनमें से जो भी वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के समझ में आ जाएगा आपको। जैसे इन्होंने कहा हुआ है कि बिगिनिंग में सेकंड लाइन में जो कहा है कि टॉप एंड क्लोज्ड बाय द पिस्टन, मतलब ये पिस्टन बिगिनिंग में टॉप एंड पे था, पिस्टन बिगिनिंग में टॉप एंड पे था और उस समय प्रेशर की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर थी। मतलब अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से चले तो जो ये कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि बिगिनिंग में ये पिस्टन बिल्कुल ऊपर था, उस समय प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था। अब जब इसके ऊपर मरकरी डालते जाओगे, पिस्टन पे जब मरकरी डालते जाएंगे तो ये पिस्टन नीचे आता जाएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा। जब ये पिस्टन नीचे आता जाएगा तो एयर कंप्रेस होती चली जाएगी। एयर जब कंप्रेस होगी और टेम्परेचर कांस्टेंट कह रहे हैं, तो कंप्रेस होने का मतलब एयर का वॉल्यूम जब कम करते चले जाओगे और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग एयर का प्रेशर चेंज होगा। एंड सो जब इसमें कंप्रेशन के बाद वाली डायग्राम को बनाओगे, मतलब ये पिस्टन कंप्रेस हो गया मान लीजिए, और सपोज कि एयर कॉलम की लेंथ h हो गई, क्योंकि एयर कंप्रेस हो चुका है तो इसके प्रेशर में चेंज आया है, ये 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा हो चुका होगा। और ऊपर हम लोगों ने इतने पार्ट में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मर्क्यूरी भरा हुआ है, Hg भरा है, तो एक टाइम तक तो ये इक्विलिब्रियम रहेगा। बट अगर एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये जो प्रेशर है ये बहुत ज्यादा होगा, तो पिस्टन जस्ट ऊपर पॉप आउट कर, मतलब ऐसे जंप कर जाएगा ऊपर की तरफ। अगर ये प्रेशर एक लिमिट के बियॉन्ड इंक्रीज कर गया तो पिस्टन इमीडिएटली ऊपर जाएगा एंड ये पूरा जो मर्क्यूरी है वो बाहर गिर जाएगा। तो यही वो क्वेश्चन है। आप लिमिटिंग केस पे चले जाते हैं। लिमिटिंग केस मतलब क्या कि लिमिटिंग केस मतलब ये अंदर जो एयर है उसका प्रेशर क्रिटिकल कंडीशन में, क्रिटिकल कंडीशन वो होगी जब एयर का प्रेशर जितना आपने मर्क्यूरी भरा हुआ है, यहाँ पर जितनी भी आपने इसमें मर्क्यूरी फिल करी हुई है, सपोज कि ये एल लेंथ है, तो अगर एल लेंथ हम मर्क्यूरी का भर रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट प्लस जो मर्क्यूरी ऊपर भरी गई है तो डेंसिटी ऑफ दैट मर्क्यूरी इंटू जी इंटू दिस एल, ये पिस्टन पर, ये हो गया पिस्टन पर ऊपर की साइड से जो प्रेशर आ रहा है, एटमॉस्फेयर और मर्क्यूरी को मिला करके इतना प्रेशर पिस्टन पे लग रहा है। ये वो प्रेशर है जो पिस्टन पे लग रहा है टॉप साइड से। तो जब तक एयर का प्रेशर इसको बैलेंस कर रहा होगा तब तक तो सेफ है, यानी क्रिटिकल कंडीशन में ये चीज प्रेशर ऑफ एयर के बराबर कर देगी लिमिटिंग केस में। और प्रेशर ऑफ एयर जो होगा, प्रेशर ऑफ एयर जो होगा वो निकालने के लिए आप एयर के ऊपर बॉयल्स लॉ लगाओगे। जो एयर है इसके लिए बॉयल्स लॉ लगाएंगे। अगर इस टोटल कंटेनर की हाइट को एल माने, कि सपोज ये टोटल हाइट एल है, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, मतलब कि इनिशियल प्रेशर जो कि एटमॉस्फेरिक दे रखा है, तो P1 V1 P नॉट मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ इनटू एरिया, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 एयर के लिए। तो दिस इज P एयर मल्टीप्लाइड बाय एरिया इनटू कैपिटल H। ये दूसरी इक्वेशन P1 V1 इक्वल टू P2 V2 बॉयल्स लगा रहे हैं, एक बॉयल्स लगा रहे हैं, दूसरी कंडीशन ये लगा रहे हैं कि इक्विलिब्रियम यहाँ पर बने। ये दो कंडीशन है एंड सॉल्व कर सकते हैं इसको। सिमिलर क्वेश्चन 7th भी है। ये दोनों क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। मतलब कई बार हमने देखा है कि जेई में जो हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं उनमें कोई एक आध स्टेप बीच में ऐसा है जहां पर बॉयल्स लगाना पड़ रहा है हमें।
कई ऐसे क्वेश्चंस में दिखेगा आपको कि पिस्टन है, एयर है, कंप्रेस हो रहा है वो। तो या तो हम बॉयल्स लगाते हैं या एडियाबैटिक प्रोसेस लगाते हैं, दो ही चीज करते हैं। सेवेंथ भी सिमिलर है, उसको हम छोड़ दे रहे हैं। अब आज वाली असाइनमेंट जल्दी से ओपन करिए, सेवेंथ क्वेश्चन छोड़ करके जस्ट मूव करिए आज की भी असाइनमेंट। आज थोड़े से उसमें साइक्लिक प्रोसेस, ग्राफ, एंट्रोपी, एफिशिएंसी, यानी ये थर्मोडायनेमिक्स पूरा क्लोज हो जाएगा। आज जो असाइनमेंट भेजी गई है उसको ओपन करें। इसमें उन कंसेप्ट की बात की गई है जो, देखिए फिर से रिपीट कर दूं, कल और आज की क्लास मिला करके बल्क मॉडुलस, रेट ऑफ कोलिजन, ये जो केटीजी वाले क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड ऑल, जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं इनको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन के अलावा इस तरीके के भी क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी है। आज वाली असाइनमेंट में बिगिनिंग में जो क्वेश्चंस है, पहले 3-4 क्वेश्चन वो ग्राफ के ऊपर है कि हम ग्राफ को कन्वर्ट कैसे करते हैं। मतलब जैसे पीटी ग्राफ दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में पी और टी में ग्राफ दे रखा है, उसको बाकी के 3 ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो पहले 4 क्वेश्चन ग्राफ के कन्वर्जन के ऊपर है। ये भी इजी होता है, देखिए मतलब ग्राफ कन्वर्जन वाले क्वेश्चन अगर करने हो, मतलब कभी क्वेश्चन आ जाए ग्राफ को कन्वर्ट करने वाले, तो इसका भी एक सिस्टमेटिक तरीका है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, है ना, ये ग्राफ दे रखा है, अब इसमें हमें ग्राफ को कन्वर्ट करके दिखाना है। मान लीजिए टेम्परेचर की वैल्यू टी नॉट, 2 टी नॉट, प्रेशर की वैल्यू पी नॉट, 2 पी नॉट एंड 4 पी नॉट, ऐसे करके दे रखा है मान लीजिए। तो इसको क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि इसको कन्वर्ट करिए, इसको कन्वर्ट करके डेंसिटी वॉल्यूम ग्राफ बनाए, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनाए, डेंसिटी और प्रेशर में कैसा ग्राफ आएगा। तो मैं आइडिया दे रहा हूँ ये, क्योंकि कन्वर्जन ऑलरेडी केमिस्ट्री में भी किए गए हैं और फिजिक्स में भी किए गए हैं, तो जस्ट एक रिवीजन है। डेंसिटी एंड वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है ग्राफ, तो इसको ऐसे कर सकते हो। आपको डेंसिटी एंड वॉल्यूम ग्राफ बनाना है तो सिस्टमेटिक तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम जो जो ग्राफ आपको दिया है उनको आइडेंटिफाई करिए। मतलब डायरेक्टली ग्राफ मेकिंग पर नहीं जा रहे, पहले हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यहाँ पर कौन कौन से प्रोसेस गिवन है। जो पी और टी में ग्राफ है उसको देख करके देख सकते हैं कि ए बी और सी डी, ए बी और सी डी में टेम्परेचर कांस्टेंट है, ए बी और सी डी में टेम्परेचर कांस्टेंट है। हालांकि एक और बात देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पर, एक और डेंसिटी वॉल्यूम ग्राफ जो होगा, वैसे तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये तो हाइपरबोला ही बनेगा, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेंसिटी कांस्टेंट है, और वॉल्यूम वेरिएबल है तो डेंसिटी वेरिएबल है, और वेरिएबल वो हमेशा हाइपरबोला से ही रहेगा चाहे कोई भी प्रोसेस हो। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, मास कंजर्व है। जिस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है उस प्रोसेस में डेंसिटी कांस्टेंट है, जिस प्रोसेस में वॉल्यूम बदल रही है चाहे कैसे भी बदल रही है, अगर वॉल्यूम बदल रही तो चाहे जैसे मर्जी बदले, डेंसिटी वॉल्यूम इज ऑलवेज हाइपरबोला ग्राफ। तो पहले ये देखा जाए कि क्या इन 4 में कोई ऐसी प्रोसेस है जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो प्रेशर और टेम्परेचर में अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब कि प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बी टू सी में पी एंड टी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट,
बी टू सी में वॉल्यूम कांस्टेंट है और ए टू डी में वॉल्यूम कांस्टेंट, क्योंकि इन दोनों ही ग्राफ में प्रेशर टेम्परेचर के बीच डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, यानी कि इन दोनों में वॉल्यूम कांस्टेंट है, इन दोनों में डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। और जब डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी तो वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल में दो लाइंस प्लॉट कर दीजिए, वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल में दो लाइंस प्लॉट कर देंगे। ये दो लाइंस करस्पॉन्डिंग टू प्रोसेस बीसी एंड प्रोसेस एडी है, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट पर है। अब इन दोनों में से कहां पर वॉल्यूम ज्यादा है, तो वो आप उससे देख सकते हो। प्रेशर इज एनआर डिवाइडेड बाय वी इनटू टी, so P and T are directly proportional, pressure temperature are directly proportional, NR divided by V, ये हमारा स्लोप बन जाएगा। प्रेशर और टेम्परेचर में जो ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है उस ग्राफ की स्लोप NR अपॉन V है। तो जिस ग्राफ में स्लोप ज्यादा है यानी इसमें वॉल्यूम कम है, B टू C में वॉल्यूम कम है, A टू D में वॉल्यूम ज्यादा है, और जिसमें वॉल्यूम कम है उसमें डेंसिटी ज्यादा होगी। तो प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ में जिसका स्लोप ज्यादा है वहां पर वॉल्यूम कम हो जाएगी, और वॉल्यूम कम होने का मतलब वहां पर डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो बी टू सी ये ऊपर की लाइन हो गई, ऊपर की लाइन बी टू सी की हो गई ज्यादा डेंसिटी वाली, और कम डेंसिटी वाली लाइन ए टू डी की हो गई। बस उसके नीचे उसके आगे लाइन का नाम लिख दीजिए कि ये कौन सी लाइन का ग्राफ है। नाउ ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी में टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि वॉल्यूम बदल रहा होगा। तो जब वॉल्यूम बदलेगा तो चाहे कोई भी प्रोसेस हो हाइपरबोला ही बनेगा। तो दो हाइपरबोला प्लॉट करेंगे, ये दो हाइपरबोला प्लॉट करें। अब ये जो चारों लाइनें हमने प्लॉट की है, इन चारों का जो कॉमन पार्ट निकल रहा है, मतलब जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, इन सबको आपस में मिला देते हैं। यही हमारा कन्वर्टेड ग्राफ है। ये इसका कन्वर्टेड ग्राफ बन जाएगा। एक्स्ट्रा लाइंस बाद में डिलीट कर देंगे। अब इसमें पॉइंट्स के मेंशन करने होते हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर होगा, पॉइंट्स को कैसे हाईलाइट करेंगे, तो ये भी इजी है। और एक्चुअली आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा, उसमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बनाना नहीं है। ये लाइन BC है, व्हेन इट इज लाइन BC, इन दो में से एक पॉइंट B होगा, एक पॉइंट C होगा। अगर ये लाइन BC का ग्राफ है दैट मीन्स या तो ये B है और ये C है, या फिर ये B है और ये C। वो भी आप लॉजिकली देख सकते हो। B और C में अगर हम ध्यान से देखेंगे, पॉइंट B और पॉइंट C में, पॉइंट B और पॉइंट C की अगर हम बात करें तो नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। वो वर्टिकल में बनेगा ना, इसमें एक गड़बड़, सॉरी, एक मिस्टेक हो गई है, एक मिस्टेक हो गई है, हमसे गलती हुई है, सॉरी, गलती हमसे ये हुई है, एक मिस्टेक हुई कि B और C के बीच में वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो B और C के बीच में जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेंसिटी चेंज होगी नहीं, एंड सो B और C दोनों का एक कॉमन पॉइंट बनेगा, बिकॉज B और C सेम डेंसिटी पर है, तो सेम वॉल्यूम भी होगा, सेम डेंसिटी है, सेम वॉल्यूम होगा, इसका मतलब इसके बीच में कोई ग्राफ होगा ही नहीं, B और C कोइंसाइड करने वाले पॉइंट्स होंगे, और A और D भी कोइंसाइड करने वाले पॉइंट्स होंगे। A और B सेम वॉल्यूम पर है, सेम वॉल्यूम होगा तो सेम डेंसिटी भी होगी, मतलब पॉइंट A और पॉइंट D दोनों के लिए वॉल्यूम वाला कोऑर्डिनेट और डेंसिटी वाला कोऑर्डिनेट कॉमन कोऑर्डिनेट, तो ये भी एक ही पॉइंट दिखाएंगे हम, ये भी जस्ट एक पॉइंट दिखाएंगे।
बी एंड सी कॉमन पॉइंट, ए एंड डी कॉमन पॉइंट, बट ए और डी पर वॉल्यूम ज्यादा है, तो ए और डी थोड़ा यहां दिखा दीजिए हायर साइड पर। ए एंड डी पर वॉल्यूम ज्यादा दिखना चाहिए और इनके बीच में एक हाइपरबोला बना दें, इनके बीच में एक हाइपरबोलिक ग्राफ। तो ये इसका डेंसिटी वॉल्यूम कन्वर्जन, मतलब डेंसिटी वॉल्यूम क्लोज ग्राफ नहीं आएगा इसमें। फिर से रिपीट कर रहे हैं, बी टू सी वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, मतलब जिस पॉइंट पे थे उसी पॉइंट पर रुकना होगा आपको, क्योंकि ना वॉल्यूम बदल रहा ना डेंसिटी बदल रहा, तो यहीं पर रुके रहिए। तो बी टू सी में इसी पॉइंट पर रहे, सी टू डी में हाइपरबोला बन गया, डी से ए जाने पर फिर वॉल्यूम और डेंसिटी मेंटेन हो गई, तो इसी पॉइंट पर वापस रह जाएंगे और फिर ऐसे आ जाएंगे। मतलब एक बार ये ग्राफ ऐसे जाएगा और फिर दूसरी बार सेम ग्राफ रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा होगा। ये है डेंसिटी वॉल्यूम ग्राफ। हाँ, अगर मतलब डेंसिटी वॉल्यूम साइक्लिक ग्राफ नहीं होगा, वो मिस्टेक हुई थी। इसी में प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ तरीका देखते हैं। देखिए फिर से वही चीज, बीसी और एडी इन दोनों में वॉल्यूम कांस्टेंट है और एडी में वॉल्यूम ज्यादा होगी, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा होने पर स्लोप कम आएगी। तो लाइन एडी का वॉल्यूम कांस्टेंट है और ज्यादा है, लाइन बीसी का वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन कम है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम की दो लाइनें बनाएंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम की दो लाइनें, जिसमें हायर वॉल्यूम पर लाइन एडी है और लोअर वॉल्यूम पर लाइन बीसी है। और बाकी जो दो ग्राफ है सीडी और एबी, एबी और सीडी जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, एबी और सीडी में कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस प्रेशर वॉल्यूम हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। तो एबी और सीडी के करस्पॉन्डिंग दो हाइपरबोलिक ग्राफ, एक हाइपरबोला सीडी के करस्पॉन्डिंग, एक हाइपरबोला एबी के करस्पॉन्डिंग। अब इसमें से कौन सा हाइपरबोला सीडी के करस्पॉन्डिंग है और कौन सा हाइपरबोला एबी के करस्पॉन्डिंग है? तो जब पीवी ग्राफ में हाइपरबोलास बनाते हो आप, तो जो हाइपरबोला ऊपर बनता है वो ज्यादा टेम्परेचर का होता है और जो हाइपरबोला नीचे बनाते हो वो कम टेम्परेचर पे होता है। लो टेम्परेचर हाइपरबोला नीचे और हाई टेम्परेचर हाइपरबोला ऊपर। हाई टेम्परेचर पर सीडी है, तो ऊपर वाला हाइपरबोला सीडी के करस्पॉन्डिंग है, नीचे वाला हाइपरबोला एबी के करस्पॉन्डिंग है। चारों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को आपस में मिला देते हैं। ये जो चारों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनको आपस में कनेक्ट कर दीजिए एंड ये इसका कन्वर्टेड ग्राफ हो गया। दो हाइपरबोलास हो गए, दो स्ट्रेट लाइंस हो गई एंड पॉइंट्स पे मिल गए हमें। ये जो पॉइंट है ये इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट इंटरसेक्शन है लाइन बीसी और लाइन सीडी का। बीसी और सीडी का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट सी हो गया। एडी और सीडी में डी इज कॉमन, ये पॉइंट एडी और एबी, तो एडी और एबी में कॉमन ए आ रहा है, तो ये ए हो गया। बीसी और एबी में कॉमन बी आ रहा है, तो ये बी पॉइंट हो गया। जो एरो दिखाओगे वो अल्फाबेटिकली होना चाहिए, जिस तरीके का ओरिजिनल ग्राफ है। ओरिजिनल ग्राफ में एरो ए से बी, बी से सी, तो एरो ओरिजिनल ग्राफ के हिसाब से चलना है आपको। इफ इट इज ए टू बी, तो यहां पर भी एरो ए टू बी दिखाएगी।
कभी कभी दो ऑप्शन बिल्कुल क्लोज होते हैं, उनमें एरो की डायरेक्शंस का फर्क होता है। दो ऑप्शन सिमिलर हो सकते हैं जिसमें एक में एरो इस तरीके से बना होगा, एक में एरो उल्टी डायरेक्शन में बना होगा। तो जो एरो है वो प्रोसेस को इंडिकेट करता है। तो अगर प्रोसेस ए से बी है तो कन्वर्ट करने के बाद भी वो ए से बी रहेगा, वो बी से ए नहीं हो जाएगा। प्रोसेस एरो का डायरेक्शन कभी नहीं चेंज करिएगा। जितने भी ग्राफ कन्वर्ट करने हैं उनकी मैकेनिज्म यही है, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक मैकेनिज्म यही है। इसमें अब डेंसिटी एंड प्रेशर में ग्राफ लेना है, तो डेंसिटी प्रेशर ग्राफ भी ऐसे बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन बीसी, लाइन एडी, लाइन बीसी और लाइन एडी में वॉल्यूम कांस्टेंट, यूनिट डेंसिटी कांस्टेंट। बी टू सी वॉल्यूम कांस्टेंट, बी टू सी सॉरी बी टू सी वॉल्यूम कांस्टेंट यानी डेंसिटी कांस्टेंट। तो ये एक पॉइंट हो गया यहाँ पर, बी एंड सी इज अ कॉमन पॉइंट। डेंसिटी के लिए कॉमन पॉइंट हो गया, मतलब दोनों पर डेंसिटी सेम है। बट प्रेशर वाइज अगर देखोगे आप, अभी ग्राफ रुक जाएगी, बी एंड सी बोथ विल हैव सेम डेंसिटी, बट प्रेशर एट पॉइंट सी विल बी मोर देन द प्रेशर एट पॉइंट बी। ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी बोल सकते हैं, बी टू सी में वॉल्यूम कांस्टेंट है एंड सो डेंसिटी भी कांस्टेंट है। तो इसका ग्राफ हम ऐसे दिखा देते, बी टू सी में डेंसिटी वाला कोऑर्डिनेट कांस्टेंट बट प्रेशर वाला कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। सिमिलरली ए टू डी में डेंसिटी कांस्टेंट, प्रेशर चेंजिंग। अब आपको देखना ये है कि जो लाइन एडी है उसकी जो डेंसिटी वाला पार्ट है वो लाइन बी वाली डेंसिटी से ऊपर रखना है कि लाइन बीसी वाली डेंसिटी के नीचे रखना है आपको। लाइन एडी पर वॉल्यूम ज्यादा है, इसकी स्लोप कम है, वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब डेंसिटी कम है इसकी, तो नीचे कर दीजिए। ये हो गए। और जो दो कांस्टेंट टेम्परेचर वाले हैं, जिन दो में टेम्परेचर कांस्टेंट है, उनमें अगर हम बात करें तो जो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा वहां पर प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन चलता है। कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली रिलेटेड एंड वॉल्यूम एंड डेंसिटी आर आल्सो इनवर्सली रिलेटेड। तो प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्स और वॉल्यूम डेंसिटी के इनवर्स, मतलब कि प्रेशर और डेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आना। प्रेशर डेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आने का मतलब स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, two straight lines passing through origin, two straight lines which passes through origin। ये कांस्टेंट टेम्परेचर वालों की करस्पॉन्डिंग चल रही है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, P प्रोपोर्शनल टू 1/V, V प्रोपोर्शनल टू 1/ρ, मतलब P प्रोपोर्शनल टू ρ, यानी ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो ये जो 4 पॉइंट्स मिले हमें, इन्हीं को आपस में जोड़ देते हैं एंड ये इसका कन्वर्टेड ग्राफ है। पॉइंट्स की जो मार्किंग करोगे, पॉइंट्स मार्किंग मतलब बीओसी कैसे मार्क करना है, मेरे को कहाँ पर बी रखना है, कहाँ पर सी रखना है, तो वो तो वैसे भी सिंपल तरीके से भी देखा जा सकता है कि ओरिजिनल ग्राफ में बी और सी को देखें तो पॉइंट सी का प्रेशर ज्यादा है, पॉइंट बी का प्रेशर कम है। तो ये चीज आपको इसमें भी दिखनी चाहिए, पॉइंट सी के करस्पॉन्डिंग प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, बी के करस्पॉन्डिंग कम होना चाहिए। तो दैट मीन्स कि ये पॉइंट सी होना चाहिए, ये बी होना चाहिए। ऐसे ही ए और डी में डी पर प्रेशर ज्यादा है और ए पर प्रेशर कम है, तो ये डी रख देंगे, ये ए रख देंगे। एरो आप ए से बी, बी टू सी, सी टू डी और डी से, इसके कन्वर्जन से। तो कन्वर्जेंस, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हो नहीं रहा कि आपको प्लॉट करके दिखाना है, ऑप्शंस बने होंगे, उसमें से एक या दो पैरामीटर को भी चेक कर लोगे तो आपको सही ऑप्शन मिल जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन कोई है तो आपको पूरा प्लॉट करके नहीं देखना है, कई तरीके से हम ग्राफ ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या चीज बननी चाहिए।
प्रैक्टिस के लिए 3 क्वेश्चंस और हैं, वो आप देख सकते हो अपने आप, फर्स्ट के अलावा सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेल्फ प्रैक्टिस के लिए सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो लिए गए हैं वो भी पीवाईक्यू से ही लिए गए हैं। पीवाईक्यू से मतलब कि आपके पीवाईक्यूज में रिसेंट ईयर्स में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें ग्राफ दिए गए हैं और उन ग्राफ्स में कुछ ऐसा डेटा है जिसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, 5 एंड 6 की, तो पहले तो मैं 6th क्वेश्चन की बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पीवाईक्यू में नहीं है, बट किसी ने एक किसी पर्टिकुलर ईयर में एक पीवी ग्राफ आया हुआ है जेई में, जेई के किसी पेपर में पीवी का ग्राफ आया था और उस ग्राफ के अंदर एक पार्ट क्वार्टर सर्किल बना हुआ है। सो जैसे ये एक सेमी सर्किल बना दिया गया आपको, जो जेई का क्वेश्चन है उसमें क्वार्टर सर्किल है, यहाँ पर हम सेमी सर्किल बना रहे हैं ऐसे करके। 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस है, हीट सप्लाइड पूछी गई है कि इस प्रोसेस में कितनी हीट सप्लाई की गई है। 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस, हीट सप्लाइड निकालनी है इसमें। जैसे मैंने पहले देखा था कि हीट सप्लाइड निकालने के 2 ही ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, या तो मोलर हीट कैपेसिटी से निकलता है वो, और नहीं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू आएगी। हीट सप्लाइड निकालने के लिए वर्क निकालना होगा और चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है। तो हम वर्क कैसे निकालें और चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी कैसे निकालें? तो नाउ द वर्क, ये बेसिक कंसेप्ट याद होना चाहिए कि अगर पीवी ग्राफ है तो वर्क निकालने के लिए एरिया अंडर ग्राफ लिखते हो आप। प्रेशर और वॉल्यूम के अंडर जो एरिया आ रहा है, एरिया अंडर ग्राफ का मतलब इस पूरे सेमी सर्कल के नीचे जो भी एरिया बन रहा है ये पूरा एरिया निकालो, दिस टोटल एरिया, दिस टोटल एरिया विल बी द वर्क। एंड ये एरिया हम 2 तरीके से निकाल, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके निकाल लेंगे। पहले ए से बी तक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए, तो पहले ये रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट, एंड प्लस रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया और प्लस सेमी सर्कुलर पार्ट का एरिया। तो रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया पी नॉट वी नॉट प्लस ये जो सेमी सर्कुलर पार्ट है इसका एरिया। तो इसमें बताना ये था कि जो सेमी सर्कुलर पार्ट है उसका जब एरिया आप निकालोगे, जेई में क्वार्टर सर्कल था, यहाँ पर सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में मैथमेटिकली इट इज पाई अपॉन 2, मैथमेटिकली पाई बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। बट आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि हम ज्योमेट्रिकल एरिया नहीं निकाल रहे हैं, आप एरिया निकाल रहे हो 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में। लगाएंगे हम पाई बाई 2 आर स्क्वायर ही, बट रेडियस को आर इंटू आर करिए, इसमें एक रेडियस वॉल्यूम एक्सिस से देखी जाएगी और एक रेडियस प्रेशर एक्सिस से देखी जाएगी। अदरवाइज डायमेंशनली ये वर्क नहीं आएगा। अगर हम दोनों रेडियस और वॉल्यूम एक्सिस का यूज करेंगे तो वर्क नहीं होगा, डायमेंशन भी मैच करनी चाहिए हमारी। यहाँ पर वर्क की डायमेंशन तभी आएंगी जब आर स्क्वायर में एक आर वॉल्यूम एक्सिस का रखें और एक आर हम प्रेशर एक्सिस का रखें। तो अगर मैं प्रेशर एक्सिस को देखता हूं तो सेमी सर्किल का रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्किल व्हेन प्रेशर एक्सिस को देखेंगे तो ये 2 पी नॉट है, और जब वॉल्यूम एक्सिस को देखेंगे तो डायमीटर इसका वी है, मतलब रेडियस इसका वी नॉट बाई 2 है। तो रेडियस ऑन द वॉल्यूम एक्सिस इज वी नॉट बाई 2, वेयर एज रेडियस ऑन द प्रेशर एक्सिस इज 2 पी नॉट। एंड ये करके अपना वर्क निकाल सकते हैं। नाउ वर्क निकालने के बाद चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, वर्क निकालेंगे एंड इसके बाद चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। तो इसके लिए ये काम कर सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाई 2 एंड पी इंटू वी, ये भी एक इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।
अगर पीवी ग्राफ दिया गया है F/2 पीवी और इंटरनल एनर्जी पॉइंट ए पर निकाल लेते हैं और पॉइंट बी पर निकाल लेते हैं। तो जब पॉइंट ए पर निकालेंगे प्रेशर को पी नॉट लेंगे, वॉल्यूम को वी नॉट लेंगे। जब पॉइंट बी पर निकालेंगे तो प्रेशर को पी नॉट लेंगे, वॉल्यूम को 2 वी नॉट लेंगे। और डेल्टा यू निकालने का मतलब इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट ए, और ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जब इसको यूज करेंगे और मोनो एटॉमिक गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, पॉइंट बी के लिए पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 2 वी नॉट और पॉइंट ए के लिए पी नॉट इंटू वी नॉट। तो बेसिकली ये पी नॉट वी नॉट आ जाएगी। इन दोनों को ऐड करके हीट निकाल सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ जेई में, वो हीट नहीं निकालना है, वो हीट निकालना उस क्वेश्चन का एक पार्ट था। एक्चुअली उसमें एक साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है जिसकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो और मैंने सेमी सर्कल ग्राफ इंटेंशनली चूज किया है बिकॉज अदर ग्राफ के एरियाज आप निकाल लेते हो, सेमी सर्कल में बस ध्यान ये देना था कि रेडियस किस तरीके से देखना मेरे। नाउ सपोज कि हीट हमें यहाँ से निकाल ली। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में वर्क और को ऐड करके इसमें से हीट निकाल सकते हैं। तो क्या इस मोलर हीट जब निकाल, मतलब अगर हीट निकाल सकते हैं तो हीट कैलकुलेसिटी बता पाएंगे। हीट फाइंडिंग तो हो गई, वर्क और डेल्टा यू को ऐड करके इस पूरे प्रोसेस में कितनी हीट है वो हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि नाउ कि कैन वी फाइंड द मोलर हीट कैपेसिटी और वी कैन नॉट फाइंड, क्योंकि चेंज ऑफ टेम्परेचर पता है। जब प्रेशर एंड वॉल्यूम दिया रखा है तो इसका मतलब टेम्परेचर का चेंज निकाल सकते हैं गैस इक्वेशन से। तो इसका आंसर ये है कि मोलर हीट कैपेसिटी जो आप निकालोगे, जिसके लिए फॉर्मूला यूज करोगे अमाउंट ऑफ हीट अपॉन द नंबर ऑफ मोल और चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये निकालोगे। यही फॉर्मूला है मोलर हीट कैपेसिटी का। अब इसको ऐसे समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि एक पार्टिकल ने 20 मीटर का डिस्टेंस 5 सेकंड में कवर किया है। 20 मीटर डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड इन 5 सेकंड्स। तो इस डेटा से हम क्या बता पाएंगे? 20 मीटर अगर 5 सेकंड में या 4 सेकंड में कवर कर रहे हैं, डिस्टेंस एंड टाइम गिवन है, तो इससे हम निकाल क्या पाएंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल पाएंगे या फिर एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस और टाइम, दैट मीन्स कि सिर्फ एवरेज स्पीड निकाल पाओगे आप। एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या स्पीड थी ये तो इस डेटा से आएगा नहीं। सिमिलरली टोटल हीट और चेंज ऑफ टेम्परेचर अगर पता चल गया तो जो मोलर हीट कैपेसिटी आप निकालोगे इसके थ्रू, मोलर हीट कैपेसिटी जो इससे फाइंड करेंगे वो उस पूरे प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग एक एवरेज मोलर हीट कैपेसिटी होगी। एंटायर प्रोसेस की एवरेज मोलर हीट कैपेसिटी तो निकाल सकते हैं, बट मोलर हीट कैपेसिटी किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पर कितनी होगी, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पर कितनी होगी, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितनी होगी, ये बताना टफ है। टफ है, इम्पॉसिबल नहीं बोल रहा, टफ बोल रहा। अगर मुझे इससे कहा जाए कि इसकी मोलर हीट कैपेसिटी निकाली है तो नहीं निकाल पाएंगे, टाइम चाहिए उसके लिए। क्योंकि हमने जो सिलेबस में पढ़ रखा है मोलर हीट कैपेसिटी, वो 5 प्रोसेस की पढ़ रखी है। आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एक पॉलीट्रॉपिक। बट ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है नहीं, क्योंकि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में प्रेशर एंड वॉल्यूम में हाइपरबोला जैसे ग्राफ होते हैं या तो स्ट्रेट लाइन जैसे ग्राफ होते हैं, क्योंकि उसकी इक्वेशन पीवी टू दी पावर एक्स कांस्टेंट है, और पीवी टू दी पावर एक्स कांस्टेंट अगर इक्वेशन है तो सेमी सर्कल ग्राफ नहीं आएगा उसका। तो अब क्वेश्चन ये है कि मोलर हीट कैपेसिटी अगर मान लो निकालना ही पड़ जाए, इन केस वर्स्ट पेपर है और मोलर हीट कैपेसिटी पूछी ही जाती है, तो कैसे कर सकते हैं उसको? देखिए
प्रेशर वॉल्यूम में ग्राफ दे रखा है, किसी भी ग्राफ के करस्पॉन्डिंग मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी जा सकती है। मतलब अगर ये सेमी सर्किल है तो मुझे पता है कि इस सेमी सर्किल की इक्वेशन कैसे लिख सकता हूं मैं। इक्वेशन ऑफ दिस सेमी सर्किल अगर लिखना चाहे, सेंटर ऑफ सेमी सर्किल पता है, रेडियस ऑफ सेमी सर्किल पता है। हालांकि सेमी सर्किल में दिक्कत यह है कि जो रेडियस है वो दोनों एक्सिस पर अलग अलग है, तो ये तो टोटली इम्पॉसिबल है। बट अगर सेमी सर्किल नहीं होता, ये देखिए, मतलब ऐसा कुछ होता है, अगर प्रेशर एंड वॉल्यूम में सपोज लीनियर ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, जो इजी पड़ेगा। अगर ये मान लें कि ये 3p0 कॉमा v0 है और ये 2 सॉरी v0 कॉमा 3p0 एंड v0 2v0 कॉमा p0, अगर ये ऐसे मान लें कि एक लाइन दी गई है आपको, इस ग्राफ के थ्रू हम क्या क्या निकाल सकते हैं, मतलब इस ग्राफ से क्या क्या चीजें कैलकुलेट की जा सकती है। अगर p और v में कोई ग्राफ बना हुआ है तो थ्रू ग्राफ कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज है जिसका कैलकुलेशन किया जा सकता है। देखिए, वर्क कैलकुलेट किया जा सकता है, किसी भी पीवी ग्राफ से वर्क निकाल सकते हैं बाय एरिया अंडर ग्राफ करके। तो वी कैन कैलकुलेट द वर्क बाय फाइंडिंग एरिया अंडर ग्राफ। वो मैं कर नहीं रहा अभी, आप इसके नीचे जाओगे तो ट्रेपेजियम बन जाएगा ये। सो जस्ट बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वर्क आ जाएगा। किसी भी पीवी ग्राफ, कैसा भी पीवी ग्राफ अगर क्वेश्चन में दिया है तो आप समझ लीजिएगा कि वर्क निकाल सकते हैं, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं, ऐसे करके दोनों पॉइंट्स पर इंटरनल एनर्जी निकाल लीजिए बाय द फॉर्मूला F/2PV। F/2PV वाले फॉर्मूले से इनिशियल और फाइनल दोनों इंटरनल एनर्जी निकल जाएगी। तो यानी कि हम डेल्टा यू निकाल सकते हैं, हीट निकाल सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू। और अगर हीट निकाल सकते हैं तो मोलर हीट कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं, लेकिन एवरेज वाली, एवरेज मोलर हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं। हीट अपॉन एन डेल्टा टी करके, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एन डेल्टा टी। अब आते हैं, क्योंकि ये लीनियर ग्राफ है, यहां पर आप मोलर हीट कैपेसिटी का फंक्शन भी निकाल सकते हैं। यहां पर हम मोलर हीट कैपेसिटी का एग्जैक्ट फंक्शन बता सकते हैं कि क्या फंक्शन है। मतलब मैं फिर से बोल रहा हूं कि जब आप ये फॉर्मूला यू लगाओगे ना, डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, बस इतना ध्यान रखिएगा, इससे जो आप मोलर हीट कैपेसिटी निकालोगे, जरूरी नहीं है कि वो मोलर हीट कैपेसिटी पूरे प्रोसेस में मेंटेन रही होगी। क्योंकि अगर किसी प्रोसेस में थ्रू आउट मोलर हीट कैपेसिटी अगर मेंटेन है, कोई ऐसा प्रोसेस है जिसकी मोलर हीट कैपेसिटी बिगिनिंग से लेकर के और एंड तक मेंटेन है, तो यही पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की डेफिनेशन है। ऐसे ही प्रोसेस को पॉलीट्रॉपिक कहा गया है, और वो ग्राफ ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी कि पी वी टू दी पावर एक्स कॉन्स्टेंट के अलावा कोई और पी और वी में इक्वेशन चल रही है अदर देन पी वी टू दी पावर एक्स कॉन्स्टेंट, मोलर हीट कैपेसिटी कैन नॉट बी द कॉन्स्टेंट वैल्यू। ऐसे में आप एवरेज ही निकाल पाओगे, और अगर फंक्शन निकालना है तो उसका तरीका ये है। मोलर हीट कैपेसिटी एज अ फंक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए, क्लासरूम में इसके बारे में कहा गया है कि मोलर हीट कैपेसिटी का फंक्शन निकालना हो अगर आपको, तो इट इज पी डिवाइडेड बाई एन डीवी बाई डी टी एंड प्लस आर एफ बाई 2। ये कहा गया था कि आप किसी भी प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो मोलर हीट कैपेसिटी का फंक्शन निकालना है तो डीवी बाई डी चाहिए आपको, और ये निकालने के लिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी जा सकती है, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू कोऑर्डिनेट्स। तो मैं इमेजिन करके चल रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आती होगी तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे।
जो कि कुछ इस फॉर्मेट में आएगी, इट इज माइनस एम इंटू वी प्लस कॉन्स्टेंट, नेगेटिव स्लोप है सो माइनस लगा दिया, माइनस एम वी प्लस कॉन्स्टेंट। कुछ स्लोप और कॉन्स्टेंट हम निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ना प्रेशर को चेंज कर देंगे तो एनआरटी अपॉन वी, एनआरटी बाई वी, तो इससे आपका टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन आ जाएगा। जब टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन आ जाएगा तो डीवी बाई डी निकाल करके एंड पुट करके आंसर निकालेंगे। इसको जब आप कंप्लीट सॉल्व करोगे, अगर एग्जैक्टली पूरा सॉल्व करोगे, तो आपको दिखेगा कि जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो वॉल्यूम का फंक्शन आएगी, और फंक्शन कोई सिंपल नहीं आएगा, क्योंकि यहां से जब हम डीवी बाई डी निकालेंगे तो वो सिंपल फंक्शन नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, सिंपल इसलिए नहीं होगा, सोचने में हमको लग सकता है कि हाँ यार हम कर लेंगे और हो जाएगा क्वेश्चन, बट होगा नहीं, क्योंकि जब आप यहाँ को डिफरेंशिएट करोगे तो dt by dv will be minus 2mv plus c होल डिवाइडेड बाय nr होगा। ये dt by dv है, इसको डिफरेंशिएट करके यहां पर आप dv by dt रखोगे, प्रेशर P की जगह पर रखेंगे माइनस m इंटू वी प्लस सी डिवाइडेड बाय dv by dt की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल हो गया। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये c माइनस 2mv होगा इंटू आर प्लस आर एफ बाई 2। तो जब हम मोलर हीट कैपेसिटी निकालेंगे ना, तो वो इतना आसान फंक्शन आ नहीं रहा है, क्योंकि ऊपर कांस्टेंट माइनस mv है और नीचे कांस्टेंट माइनस 2mv है। ऊपर भी वॉल्यूम है, नीचे भी वॉल्यूम है, यानी मोलर हीट कैपेसिटी वॉल्यूम के फंक्शन पे है। और ऐसे में ये भी बताना टफ हो जाएगा कि मोलर हीट कैपेसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि ये जो फंक्शन बन रहा है, ये फंक्शन कोई सिंपल फंक्शन में नहीं है जिसको देखते ही कुछ बता दें हम। लीनियर फंक्शन डिवाइडेड बाय अनदर लीनियर फंक्शन, ऊपर भी लीनियर फंक्शन नीचे भी लीनियर फंक्शन, दो लीनियर फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। तो इससे ये हो जाएगा कि मोलर हीट कैपेसिटी इज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड दिस इज दैट फंक्शन। नाउ हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मल्टी करेक्ट बनाते हुए हम ये पूछ लें कि कौन से वॉल्यूम पर मोलर हीट कैपेसिटी जीरो है, कौन से वॉल्यूम तक मोलर हीट कैपेसिटी पॉजिटिव है, कौन से वॉल्यूम तक मोलर हीट कैपेसिटी नेगेटिव है। तो इसको जीरो, मोर देन जीरो, लेस देन जीरो, इनइक्वलिटीज वगैरह सॉल्व करना आता होगा तो आप वॉल्यूम की रेंज निकाल पाओगे कि वॉल्यूम की कितनी रेंज में मोलर हीट कैपेसिटी पॉजिटिव है और वॉल्यूम की कितनी रेंज में मोलर हीट कैपेसिटी नेगेटिव है। मतलब मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ये कि डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी करके जब आप हीट कैपेसिटी निकालोगे तो सबसे पहले तो वो एवरेज होगी। एवरेज हीट कैपेसिटी मान लीजिए पॉजिटिव आ गई, एवरेज मोलर हीट कैपेसिटी अगर पॉजिटिव आ भी गई तो इसका कोई मतलब नहीं है कि थ्रू आउट प्रोसेस मोलर हीट कैपेसिटी पॉजिटिव थी, या फिर इसका ये भी मतलब नहीं है कि थ्रू आउट प्रोसेस मोलर हीट कैपेसिटी नेगेटिव थी। हो सकता है कि प्रोसेस के कुछ पार्ट में मोलर हीट कैपेसिटी पॉजिटिव रही हो, प्रोसेस के कुछ पार्ट में मोलर हीट कैपेसिटी नेगेटिव हो गई हो। इसको एवरेज स्पीड से समझिएगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम करके अगर मैंने एवरेज वेलोसिटी निकाली और पॉजिटिव आ गई तो इसका कतई मतलब नहीं है कि थ्रू आउट मोशन पार्टिकल एक्सेलरेट ही हुआ है। हो सकता है कि जर्नी के कुछ पार्ट में रिटार्डेट हुआ हो। तो इसको बड़े ध्यान से समझना होता है कि क्वेश्चंस में कि अगर मोलर हीट कैपेसिटी मान लीजिए पूछी जा रही है तो सबसे पहले तो वो कौन सी मोलर हीट कैपेसिटी पूछ लो। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए होता है कि मोलर हीट कैपेसिटी की एवरेज वैल्यू और
एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सेम वैल्यू होती है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन ही यही है कि मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट होती है। एडियाबैटिक प्रोसेस में मोलर हीट कैपेसिटी 0 होती है, आइसोथर्मल में इन्फिनिटी होती है, आइसोकोरिक और आइसोबारिक में सीपी और सीवी थ्रू आउट प्रोसेस कांस्टेंट होते हैं। इन 5 के अलावा जब भी कोई प्रोसेस आएगी मोलर हीट कैपेसिटी वेरिएबल होगी। एवरेज निकालना आसान है, फंक्शन निकालने के लिए आपको ये सब करना होगा। इसमें निकाला जा सकता है कि अप टू विच वॉल्यूम द मोलर हीट कैपेसिटी इज पॉजिटिव। तो इसको हम ग्रेटर देन 0 करके और वेवी कर्व मेथड के थ्रू इनइक्वालिटी को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं कितने वॉल्यूम तक ऐसा होगा। और एक्चुअली इसमें होगा ऐसा ही, इसमें होगा ये कि पॉइंट ए से लेकर के एंड अप टू अ सर्टेन वॉल्यूम मोलर हीट कैपेसिटी पॉजिटिव आएगी, एंड आफ्टर अ सर्टेन वॉल्यूम इट बिकम्स नेगेटिव। ऐसा ही होगा इसमें, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में ऐसा होगा। दैट मीन्स कि ए से बी तक गैस को, मतलब अगर ए से बी तक की बात की जाए तो कुछ ऐसा पार्ट होगा जिसमें हीट गिवन टू द गैस है, कुछ पार्ट तक हीट गिवन टू द गैस होगी, एंड उसके बाद कुछ ऐसा पार्ट आएगा जिसमें हीट गिवन बाय द गैस होगी। जब आप डेल्टा क्यू निकालोगे तो हो सकता है ये पॉजिटिव आ जाए। अब इसको भी समझिएगा, वर्क और डेल्टा यू को ऐड करके जब आप डेल्टा क्यू निकालोगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा क्यू जब निकालेंगे तो ये उस पूरे प्रोसेस का डेल्टा यू होगा, पूरे प्रोसेस का, कंप्लीट प्रोसेस का डेल्टा क्यू होगा। और अगर इसका पॉजिटिव वैल्यू आ रहा मान लेते हैं, सपोज करिए डेल्टा क्यू पूरे प्रोसेस की पॉजिटिव आई है, तो इसका भी एक कतई मतलब नहीं है कि प्रोसेस के हर एक स्टेप पर गैस को हीट सप्लाई करी गई है। पूरे प्रोसेस की हीट पॉजिटिव आने का मतलब हो सकता है कि 70% ऑफ द प्रोसेस में हीट गैस को दिया गया था और 30% ऑफ द प्रोसेस में उससे हीट वापस ले लिया गया, लेकिन जो हीट लिया गया वो कम था और जो हीट दिया गया वो ज्यादा था, तो ओवरऑल गैस को हीट दी गई है। मतलब कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओवरऑल हीट तो बता सकता है कि उस पूरे प्रोसेस में ओवरऑल कितना हीट दिया गया है या लिया गया है ओवरऑल। और ये सब दिक्कतें इस टाइप के प्रोसेसेस में आती हैं जिनके ग्राफ लीनियर है, सर्कुलर है, इस टाइप के प्रोसेसेस में। तो ग्राफ से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं वो आपको बता दिया, वर्क, डेल्टा यू, हीट, एवरेज मोलर हीट कैपेसिटी। और अगर ग्राफ ऐसा है जिसकी इक्वेशन लिख सकते हो, अगर कोई ऐसा ग्राफ है जिसकी इक्वेशन बनाई जा सकती है, तो हम मोलर हीट कैपेसिटी का फंक्शन भी निकाल सकते हैं। मतलब एक ग्राफ से ये 5 चीजें की जा सकती है, डेल्टा यू, हीट, वर्क, एवरेज मोलर हीट कैपेसिटी and function of molar heat capacity. 5 quantities can be calculated from one graph. इसके बाद थोड़ा सा हम क्विक मेथड पे चल रहे हैं, टाइम की कमी फिर से हो रही है, तो जो 3-4 क्वेश्चंस और बचे हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैं रैंडमली इधर उधर भाग रहा हूँ, आखिरी के 2 क्वेश्चन क्या हो पहले, 8th और 9th, 8th 9th 10th पे चलते हैं जल्दी से, वापस बाकी 2 क्वेश्चन पे फिर आ जाएंगे भी। 8th 9th 10th, अब ये थर्मोडायनेमिक्स का आखिरी पार्ट है, हम लोग ऑलमोस्ट सारा रिवाइज कर चुके हैं। आखिरी पार्ट में सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 2 चीजें पूछी जाती है। सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू एंट्रोपी, एफिशिएंसी, 2 मेन क्वेश्चन है।
7th 8th 9th क्वेश्चन, सॉरी 8th 9th 10th क्वेश्चन की बात करें तो 8th क्वेश्चन में एंट्रोपी का चेंज निकालने को दिया गया है। एंट्रोपी रिसेंटली जो एडवांस में ऐड हुआ, लास्ट ईयर ही ऐड हुआ है, तो इसलिए इस पर थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन देंगे। एंट्रोपी चेंज निकालना है 2 मोल आइडियल गैस का। 8th क्वेश्चन में 2 मोल आइडियल गैस है, उसका एंट्रोपी चेंज निकालना है। गामा गिवन है। सर्टेन प्रोसेस बताया नहीं जा रहा कौन सा, कोई प्रोसेस है, कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम 2 टाइम्स बढ़ाई गई है और प्रेशर 3 टाइम्स कम किया गया है। वॉल्यूम इंक्रीज बाय 2 टाइम्स एंड प्रेशर रिड्यूस्ड बाय 3 टाइम्स। गामा गिवन है, मतलब एडियाबैटिक एक्सपोनेंट गिवन है, और 2 मोल गैस है, नंबर ऑफ मोल गिवन है। चेंज ऑफ एंट्रोपी निकालना है, प्रोसेस अननोन है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या किसी अननोन प्रोसेस की चेंज ऑफ एंट्रोपी निकाली जा सकती है? मतलब प्रोसेस नहीं मालूम है आपको, प्रोसेस का रिजल्ट तो पता है, रिजल्ट पता है कि वॉल्यूम इतना चेंज हुआ है, प्रेशर इतना चेंज हुआ है, बट ये नहीं मालूम कि वो प्रोसेस कौन सी है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम इसकी चेंज ऑफ एंट्रोपी निकाल पाए? आंसर है यस, पॉसिबल है। पॉसिबल इसलिए है क्योंकि एंट्रोपी का चेंज स्टेट फंक्शंस में आता है। स्टेट फंक्शंस का मतलब मेरे को सिर्फ यही मालूम होना चाहिए कि इनिशियल क्या है और फाइनल क्या है। प्रोसेस या पाथ कौन सा फॉलो किया गया उससे कोई मतलब नहीं। चेंज ऑफ एंट्रोपी निकालने का जनरलाइज फॉर्मूला जो है, चेंज ऑफ एंट्रोपी फॉर एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, अगर आप आइडियल गैसेस की बात कर रहे हैं, चेंज ऑफ एंट्रोपी फॉर आइडियल गैसेस इन एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो, तो अगर इसका रिजल्ट याद हो कि कैसे करते हैं, मतलब इन, और नहीं याद मान लीजिए तो डेरिवेशन करना आना चाहिए। एंट्रोपी का जो चेंज है वो निकालने के लिए आपको ये दिया गया है, उसकी डेफिनेशन ये है कि डी एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी। ये चेंज ऑफ एंट्रोपी की जो डेफिनेशन दी गई है, डी एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी, और डी क्यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, डी क्यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है डी डब्ल्यू प्लस डी यू, और डी डब्ल्यू, जो डी डब्ल्यू होगा इसको पी डी वी लिख सकते हैं, पी इंटू डी वी। तो डी डब्ल्यू की जगह पर पी डी वी, और डी यू की जगह पर एन आर एफ बाई 2 इंटू डी टी, ये लिख सकते हैं, मतलब डेरिवेशन इमीडिएटली कर सकते हैं। पी को एन आर टी अपॉन वी लिख लेंगे, पी की जगह एन आर टी अपॉन वी, एन आर टी बाई वी, टी और टी कैंसिल करके और इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैं सीधे रिजल्ट बता रहा हूँ क्या आएगा। जो रिजल्ट आता है इसका, इसको एन आर टी अपॉन वी करेंगे तो टी और टी कैंसिल, एन इंटू आर बचेगा और डीवी अपॉन वी बचेगा। तो डीवी बाई वी जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल प्लस इधर एन आर एफ बाई 2 और डी टी बाई टी बचेगा, उसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो एन आर एफ बाई 2 और ये एल एन टी फाइनल बाई टी इनिशियल। तो आप ये कह सकते हो कि ये किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए लगा सकते हो। आइडियल गैस के किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए चेंज ऑफ एंट्रोपी निकालना हो तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट कह सकते हैं। प्रेशर में चेंज पता है, वॉल्यूम में चेंज पता है, तो टेम्परेचर में चेंज निकाल सकते हैं। टी फाइनल बाई टी इनिशियल निकाल सकते हैं गैस इक्वेशन से। टी फाइनल बाई टी इनिशियल बराबर पी फाइनल वी फाइनल अपॉन पी इनिशियल वी इनिशियल। वॉल्यूम प्रेशर में क्या चेंज हो रहा है वो दे रखा है, टेम्परेचर का रेशियो फाइंड कर लेंगे, वॉल्यूम का रेशियो क्वेश्चन में दिया गया है। गामा और एफ में भी रिलेशन होता है,
अगर गामा दिया है और एफ निकालना है तो उनमें भी एक फॉर्मूला है गामा और एफ के बीच में। तो इस ऐसा करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो। 8th नंबर क्वेश्चन में। नाउ 9th नंबर क्वेश्चन की बात करें अगर, ये इक्वेशन बस या तो याद कर लेते हैं या फिर डिराइव कर लेते हैं, तो कोई भी प्रोसेस होगा उसका निकाल सकते हैं। बस गैस का प्रोसेस होना चाहिए, लिक्विड नहीं होना चाहिए। वो लिक्विड या सॉलिड का प्रोसेस ना हो, क्योंकि एंट्रोपी का जो चेंज है वो डिफाइन सबके लिए है। सॉलिड के लिए भी डिफाइन है, लिक्विड के लिए भी डिफाइन है, गैस के लिए भी डिफाइन है। बट ये जो रिजल्ट आप दे रहे हो, डेफिनेशन इज फॉर एवरी मैटर, ये सबके लिए है, लिक्विड सॉलिड गैस तीनों के लिए। बट ये जो रिजल्ट आपने लिखा हुआ है ये ओनली फॉर द गैसेस। 9th में एंट्रोपी का फंक्शन दिया हुआ है और टेम्परेचर का चेंज दिया गया है, और मोलर हीट कैपेसिटी का फंक्शन पूछा है, हीट पूछी है और वर्क पूछा है। तो एक तो एंट्रोपी का डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा सेकंड ये है कि एंट्रोपी से हीट कैपेसिटी कैसे निकालें, एंट्रोपी से हीट कैसे निकालें, और एंट्रोपी से वर्क कैसे निकालें। सो एंट्रोपी का फंक्शन दे रखा है आपको, अल्फा बाई कैपिटल टी। टेम्परेचर का चेंज प्रोवाइड किया गया है T1 से T2। तो क्या, बाकी 1 मोल गैस है और CV गिवन है इसका, नंबर ऑफ मोल 1, CV इज गिवन। तो क्या ये डेटा सफिशिएंट है मोलर हीट कैपेसिटी का फंक्शन निकालना है, फंक्शन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट गिवन, वर्क परफॉर्म, ये सब चीजें। देखिए हीट तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हीट निकालने के लिए तो मोलर हीट कैपेसिटी की जो डेफिनेशन, जो एंट्रोपी की डेफिनेशन है वही काम कर जाएगी। ds इक्वल टू dq बाई टी, ये डेफिनेशन काम करेगी। मतलब कि dq बराबर t इंटू ds, और इंटीग्रेट कर लेंगे इसको। बट ये उतना इजी है नहीं, क्योंकि टेम्परेचर को ds के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और फंक्शन ये s और t का दे रखा है मान लीजिए। तो t की जगह पर अल्फा बाई एस कर लेंगे, t इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाई एस, इस इक्वेशन से। और लिमिट्स आप एंट्रोपी कर दीजिए S1 से S2। एंट्रोपी की लिमिट S1 से S2 रख देंगे तो ये हो जाएगा अल्फा और ln S2 बाई S1, और फिर S2 बाई S1 को दोबारा अल्फा अपॉन T2 डिवाइडेड बाई अल्फा अपॉन T1, फिर से मतलब S2 बाई S1 को हम टेम्परेचर के फॉर्म में ला सकते हैं। तो ये तो आंसर आ गया, अल्फा इंटू ln T1 बाई T2। हीट का पार्ट आ गया, वो डायरेक्ट डेफिनेशन से आ जाएगा। एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, मोलर हीट कैपेसिटी का फंक्शन निकालना है मेरे को, वो भी आ जाएगा। यहां पर ध्यान देना है कि जब आप डिफरेंशियल फॉर्मेट यूज कर रहे हो, जब आप डिफरेंशियल फॉर्म यूज कर रहे हैं, देन इसको नंबर ऑफ मोल इनटू द मोलर हीट कैपेसिटी इनटू dt, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब डिफरेंशियल फॉर्म चल रहा है तो आपकी मोलर हीट कैपेसिटी फंक्शन वाली आएगी, लेकिन जब आप टोटल हीट निकालते हो तो हम यहाँ पर एवरेज लेते हैं। नेट हीट निकाली गई है तो एवरेज हीट मोलर हीट कैपेसिटी आ रही थी, बट क्योंकि आपने डिफरेंशियल फॉर्म यूज किया हुआ है
तो जब डिफरेंशियल फॉर्म में हीट दिखा रहे हैं तो मोलर हीट कैपेसिटी जो आएगी वो फंक्शन ही आएगी, एवरेज नहीं आएगी। अब ये वैसा ही हो गया, बार बार मैं इसको वेलोसिटी से कंपेयर कर रहा हूँ। अगर मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम करता हूं तो ये एवरेज स्पीड है, लेकिन अगर मैं ds अपॉन dt कर देता हूं तो ये इंस्टेंटेनियस बन जाता है। तो ध्यान देते हैं, हीट हम निकाल चुके हैं, मोलर हीट कैपेसिटी निकालने जा रहे हैं। तो यहीं से आएगा मोलर हीट कैपेसिटी इज, और dq, मोलर हीट कैपेसिटी इज dq अपॉन n dt, और dq की जगह t इंटू ds कर देंगे। dq की जगह पर टेम्परेचर इंटू ds, तो t इंटू ds डिवाइडेड बाय n dt। ds बाई dt यहां से निकाल सकते हैं, ds अपॉन dt वो यहां से रहेगा ds बाई dt माइनस अल्फा बाई टी स्क्वायर, तो दिस इज माइनस अल्फा अपॉन n इंटू टी। यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है, साथ में नेगेटिव भी है, नेगेटिव मोलर हीट कैपेसिटी है यहाँ पर। दो पार्ट्स हो गए, तीसरे पार्ट पे आता है कि वर्क निकालना है। हीट कैपेसिटी निकाल लिया, हीट निकाल ली, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज इस प्रोसेस में वर्क कितना है। तो जब हीट कैलकुलेट कर चुके हैं, टेम्परेचर में चेंज दिया हुआ है, तो वर्क निकालना है। तो ये काम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू हीट माइनस वर्क माइनस चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज NCV डेल्टा टी। टेम्परेचर का चेंज क्वेश्चन में दिया गया है, CV भी दिया गया है। हीट ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो वर्क निकाल सकते हैं। देन आते हैं जल्दी से 10th क्वेश्चन पे, और तो एक दो क्वेश्चन बचे हैं। इसके बाद हीट ट्रांसफर का एक होगा, एंड देन 10th क्वेश्चन। टेम्परेचर एंट्रोपी का ग्राफ, टेम्परेचर एंट्रोपी ग्राफ दिया गया है, और मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का रेशियो दे रखा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर के बीच का जो रेशियो है वो n है। एफिशिएंसी पूछी गई। तो एंट्रोपी के तीन तरीके के क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। एक, एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट की जाती है, 8th नंबर क्वेश्चन। 9th, एंट्रोपी से हीट कैपेसिटी, वर्क एंड बाकी चीजें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और 10th, एंट्रोपी के ग्राफ से एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं, साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी। पहले तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि एफिशिएंसी निकालने का जनरल प्रोसेस क्या है। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी निकालनी होगी आपको, एफिशिएंसी ऑफ एनी साइक्लिक प्रोसेस इक्वल टू, इसका जो सबसे जनरलाइज तरीका है वो, इसमें हम समेशन ऑफ हीट ईच प्रोसेस, हर एक प्रोसेस की हीट को ऐड करते हैं, और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ हीट जो पॉजिटिव आएगी आपके, उनमें जहां जहां पॉजिटिव हीट आई है, पॉजिटिव हीट का समेशन डिनोमिनेटर में, एंड पॉजिटिव नेगेटिव सारी हीट्स का समेशन न्यूमरेटर में। तो बेसिकली हीट कैलकुलेट करना है, और 9th नंबर क्वेश्चन यही था। 9th नंबर क्वेश्चन में यही समझाया गया है कि एंट्रोपी से हीट कैसे निकाल सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ए से बी में हीट निकालनी है और जो डेफिनेशन है वही फॉलो कर लेते हैं। डेफिनेशन ये थी कि डी क्यू बराबर टी डी एस, डी क्यू बराबर टी डी एस, यानी इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। यानी कि ग्राफिकली ग्राफ के स्टैंड पॉइंट से इंटीग्रेशन मतलब एरिया, एरिया ऑफ टेम्परेचर एंट्रोपी ग्राफ, टेम्परेचर एंट्रोपी ग्राफ का एरिया निकाल लीजिए विद एंट्रोपी एक्सिस। जो एरिया कैलकुलेट होगा वो विद एंट्रोपी एक्सिस। तो अगर मुझे ए बी प्रोसेस की हीट निकालनी है तो ए बी और जो एंट्रोपी वाली एक्सिस है, ग्राफ ए बी और एंट्रोपी एक्सिस, इनके बीच का एरिया निकालना होगा। क्वेश्चन के हिसाब से मिनिमम टेम्परेचर अगर टी नॉट है तो मैक्सिमम टेम्परेचर एन टी नॉट है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। एंट्रोपी को यहाँ पर S1 मान लेते हैं, यहाँ पर S2 मान लेते हैं। तो ए बी का लाइन ए बी और एंट्रोपी एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है आपको, ये पूरा एरिया जो कि एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो ये एरिया हो जाएगा एन टी नॉट मल्टीप्लाइड बाय S2 माइनस S1, और ये पॉजिटिव आएगा। फिर बी टू सी, तो लाइन BC और एंट्रोपी एक्सिस के बीच का एरिया, बट ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर लाइन, दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में एरिया बनता नहीं है, तो 0। देन CA, जब CA सॉल्व करेंगे तो इट इज लाइन CA के अंडर एरिया, एरिया अंडर दिस लाइन, एरिया अंडर लाइन CA जो कि ट्रेपीजियम है, हाफ टी नॉट प्लस एन टी नॉट मल्टीप्लाइड बाय S2 माइनस S1, और ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव बिकॉज जो एरो है वो एंट्रोपी के डिक्रीजिंग साइड पे जा रहा है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। एंट्रोपी डिक्रीज होने का मतलब हीट नेगेटिव वैल्यू में गई होगी। सो एक हीट 0 आ गई, एक AB वाली पॉजिटिव है, CA वाली नेगेटिव है। फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, मतलब कि न्यूमरेटर में इन दोनों का समेशन करना है। न्यूमरेटर में दोनों हीट समेशन में, और न्यूमरेटर में इन दोनों का समेशन, और डिनोमिनेटर में सिर्फ ये पॉजिटिव वाली यानी कि AB वाली हीट। सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा, मतलब एफिशिएंसी इक्वल टू न्यूमरेटर में QAB प्लस QCA डिवाइडेड बाय QAB। सिंप्लीफाई करके इस प्रोसेस की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ये एंट्रोपी से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस हैं, ये बताने के लिए कि एंट्रोपी से अगर क्वेश्चन आता है तो भी हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स वहां भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 6 जो लास्ट बचे उसमें इसको एग्जैक्ट सॉल्व नहीं करेंगे। 7th क्वेश्चन में सिर्फ ये बताने के लिए इस क्वेश्चन को लिया है कि एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना होता है। किसी क्वेश्चन में एफिशिएंसी निकालनी है साइक्लिक प्रोसेस की। अब इसमें कहा है 2 आइसोकोरिक प्रोसेस है और 2 आइसोथर्मल प्रोसेस है। 2 आइसोकोरिक 2 आइसोथर्मल। 2 आइसोथर्मल है, 2 आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्मल मतलब हाइपरबोलास। 2 हाइपरबोलिक ग्राफ और 2 आइसोकोरिक, मतलब 2 ग्राफ ऐसे होंगे जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, और 2 ग्राफ ऐसे हैं जो हाइपरबोलिक होंगे ऐसे।
इसका मतलब ये हुआ कि जो साइक्लिक प्रोसेस है वो ऐसे बनी होगी। ए बी सी डी इसके नाम दे देते हैं। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से इन्होंने कहा है कि वॉल्यूम वेरीज n1 फोल्ड। वॉल्यूम वेरीज n1 फोल्ड का मतलब है मैक्सिमम और मिनिमम वॉल्यूम के बीच ये रेशियो दिया गया है। वॉल्यूम वेरीज n1 फोल्ड मतलब अगर मिनिमम वॉल्यूम वी नॉट है तो मैक्सिमम वॉल्यूम n1 वी नॉट है। टेम्परेचर वेरीज n2 फोल्ड, यानी कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो मिनिमम टेम्परेचर से n2 टाइम से ज्यादा है। मैक्सिमम टेम्परेचर आपका लाइन ए बी पे होगा, ये प्रोसेस आइसोथर्मल है तो यही मैक्सिमम टेम्परेचर है। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू n2 टी नॉट मानेंगे और C2D टेम्परेचर की वैल्यू टी नॉट मानेंगे। प्रोसेस सी डी का टेम्परेचर टी नॉट है और प्रोसेस ए बी का टेम्परेचर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n2 टी नॉट है। अब इन्होंने एफिशिएंसी पूछी है इसमें और गामा गिवन है क्वेश्चन में। गामा देने का मतलब इनडायरेक्टली आपको ये बताया गया होगा कि गैस कौन सी है। अब इसमें एफिशिएंसी निकालनी है। अप्रोच बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि एफिशिएंसी निकालने का मतलब मुझे समहाउ इन चारों प्रोसेस में हीट कैलकुलेट करनी है। समहाउ हीट एंट्रोपी से भी कैलकुलेट की जा सकती है और अदर वेज में भी कैलकुलेट की जा सकती है। ए बी में हीट कैलकुलेट करें अगर, जो कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाएगा एन आर टेम्परेचर एन आर टी एल एन फाइनल वॉल्यूम बाय द इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम बाय द इनिशियल वॉल्यूम इज n1। फॉर्मूला इसका बेसिक है, अपने आप याद कर सकते हैं। बी टू सी ये हीट निकालेंगे तो आइसोकोरिक प्रोसेस है एन सी वी चेंज और डेल्टा टी एन सी वी डेल्टा टी बी टू सी। पॉइंट बी का टेम्परेचर एन टू टी नॉट है, पॉइंट सी का टेम्परेचर टी नॉट है। चेंज ऑफ टेम्परेचर टी नॉट माइनस एन टू टी नॉट। हीट C2D अगेन आइसोथर्मल NR टेम्परेचर टी नॉट LN फाइनल वॉल्यूम अपॉन द इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम बाय द इनिशियल वॉल्यूम इज N1 और देन हीट DA अगेन आइसोकोरिक NCV टी नॉट से N2 टी नॉट, सो N2 माइनस 1 टी नॉट। तो सीडी में फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल 1/n1 होना चाहिए। अरे यार सही कह रहे हो, 1/n1। अब इसमें से हमको ये देखना होता है कि इसमें से कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। मतलब पहले हीट निकालना है, उसके बाद वेरीफाई करना है कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। तो क्यू ए बी पॉजिटिव है क्योंकि लॉग ऑफ मोर देन वन, लॉग ऑफ मोर देन वन इज अ पॉजिटिव नंबर। 1 - n2 मतलब बी सी एक नेगेटिव हीट है। लॉग ऑफ 1 अपॉन समथिंग यानी कि लॉग ऑफ अ डेसिमल वैल्यू, लॉग ऑफ अ डेसिमल वैल्यू इज अ नेगेटिव। लास्ट वन इज पॉजिटिव। सो जो बेसिक फॉर्मूला है कि न्यूमरेटर में एफिशिएंसी निकालने के लिए न्यूमरेटर में चारों का समेशन और डिनोमिनेटर में जो ये दो पॉजिटिव अमाउंट आ रहे हैं इनका समेशन। टोटल सम डिवाइडेड बाय पॉजिटिव सम एफिशिएंसी। बस इतना काम करना है आपको।
एंड देन ये फाइनली एक फिफ्थ क्वेश्चन जो है, so, इसमें टी वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट कह रहे हैं और C2A में यहाँ पर V इंटू टी कॉन्स्टेंट कह रहे हैं, मतलब इसमें VT कॉन्स्टेंट है, इसमें टीवी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। बाकी सीधा सा क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम प्रेशर पूछा गया। टेम्परेचर दे रखा है, पॉइंट ए पर टेम्परेचर T है, पॉइंट सी पर 2T है, पॉइंट बी पर 4T है, वॉल्यूम V एंड 2V। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमम प्रेशर का रेशियो क्या बनेगा। इस टाइप का भी डेटा कई बार क्वेश्चंस में देखने को मिलता है, रेशियोस पूछा जा रहा है पी मैक्स और पी मिन का, या फिर वी मैक्स वी मिनिमम का, या फिर ऐसे। तो इसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए? क्या ग्राफ को देख करके आप डायरेक्टली बता सकते हो कि सबसे हाईएस्ट प्रेशर कहां पर है? अगर मुझे ये पूछा जाए कि एट विच पॉइंट द प्रेशर इज मैक्सिमम, एट विच पॉइंट द प्रेशर इज मिनिमम, तो मेरे ख्याल से अगर ग्राफ बना हुआ है तो ये जज किया जा सकता है मैक्सिमम प्रेशर कहां पे होगा, बिकॉज प्रेशर इज एनआरटी अपॉन वी। सो मैक्सिमम प्रेशर आपको टी और वी का रेशियो चेक करना होगा। टेम्परेचर और वॉल्यूम का रेशियो जहां पर भी मैक्सिमम है वो देख लेते हैं। तो ये ए बी सी तीनों पॉइंट्स पे टेम्परेचर दिए गए हैं, ए बी सी तीनों पॉइंट्स के वॉल्यूम भी दिए गए हैं। आप टी अपॉन वी की वैल्यू निकाल लीजिए, पॉइंट ए पर कितनी है, बी पर कितनी है और सी पर कितनी है। तो टी बाई वी अगर हम पॉइंट ए पर निकालेंगे तो दिस इज टी डिवाइडेड बाई 2V, मतलब एक तरीके से हाफ का टर्म आएगा उसमें। जब बी पर निकालेंगे तो 4T अपॉन वी यानी 4 का टर्म आएगा, और सी पर निकालेंगे तो 2T अपॉन वी यानी 2 का टर्म आएगा। तो रेशियो सबसे ज्यादा बी पर है और सबसे कम ए पर है। तो डायरेक्टली हो जाएगा यार, आपको टी बाई वी का रेशियो निकालना है, इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, केटीजी, आइडियल गैसेस एंड थर्मल एक्सपेंशन पहले हो चुका था, ये हो चुका है। अब आपके पास बचा है सिर्फ इसमें कैलोरीमेट्री और हीट ट्रांसफर, तो वो एक साथ रिवीजन होगा। कैलोरीमेट्री एंड हीट ट्रांसफर का रिवीजन एक क्लास, इसमें कंडक्शन, रेडिएशन एंड कैलोरीमेट्री। सो ना हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट तरीके से हो गई है।